अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ से और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक फिनोमिना है जो आजकल सोशल मीडिया के दौर में और जो हमारा एक यूँ कहिए कि अनकंट्रोल्ड मीडिया है उसके दौर में बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़ है जिसको कहते हैं फेक न्यूज़। और फेक न्यूज़ जब फैलती है तो ऐसे फैलती है कि उसको फिर कंट्रोल नहीं जा सकता। लोग फिर शेयर करने लग जाते हैं। फिर आपने उनको उसका काउंटर देना होता है, ये यकीन दिलाना होता है कि भाई सच ये है। बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि जैसे सोशल मीडिया से खबर आई, उसके बाद लोगों ने उसको शेयर करना शुरू किया। बिल्कुल। फिर उसके बाद मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स जो सोशल मीडिया पर हैं उन्होंने उसको कोट करना शुरू किया, लोगों में वो और फैली। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में वो आना शुरू हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको जब फैलाया तो जो लोग सोशल मीडिया से दूर होते हैं उन्होंने भी उसको देखा और सब लोग ईमान ले आते हैं कि भाई ये देखो ये तो काम हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल कल जो हुआ है, सबसे बड़ी मिसाल कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। ये इतनी बड़ी फेक न्यूज़, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये फैली हुई है, सारी दुनिया यकीन कर रही है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। और उन्होंने जो है वो चांद के जुनूब में अपना मिशन लॉन्च कर दिया, कुतुब जुनूबी में। और दुनिया का चौथा मुल्क वो बन गया इंडिया कि जिसने रूस को बीट कर दिया इंडिया ने। ये भी लोग कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी फेक न्यूज़ ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही और मैं साबित करूंगा कि ये फेक न्यूज़ है भाई। अच्छा, ऐसी हवा में बातें नहीं करता हूं मैं। अच्छा, बिल्कुल। जब सब लगे हुए हैं इस बात पर कि भाई फिर चांद पे पहुंच गया। ये देखें, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये देखें क्या तारीख है इसके ऊपर लिखी हुई? जुमेरात 6 सफरुल मुज़फ्फर 24 अगस्त, ठीक है, 2023, ठीक है, सही है। 6 सफर, सही है। अब 6 सफर का मतलब ये है कि चांद का साइज क्या होगा? इतने छोटे चांद पे कैसे जा सकता है जहाज उसका इंडिया का? हो ही नहीं सकता भाई। ये झूठ बोलते हैं ये इंडिया वाले, मैं बता रहा हूँ आपको, ये झूठ बोल रहे हैं। इतना साइंसी क्यों हो रहा है भाई? नहीं तो साइंटिफिक हो गया भाई इसको कोई समझाओ, मुफ्ती मुनीब साहब को लेके आओ, इसको बताओ कि भाई चांद नहीं हो सकता, इतने छोटे चांद पे कैसे जा सकते हैं? हमें चांद नजर सिर्फ छोटा सा आता है, असल में चांद उधर मौजूद होता है। सही, ये जो छोटा सा चांद वाकई मतलब पहुंच गया इंडिया क्या? अवैस मत करें, लोग कहेंगे पता नहीं अवैस को क्या हो गया भाई। मुफ्ती साहब को लेके आओ फौरन, मुझे बताएं, फौरन टीम सुन रही है। वाकई सचमुच पे पहुंच गया इंडिया। और क्या, कोई मजाक माहौल चल रहा है इधर? और क्या, बिल्कुल रूस को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया और वो उतर गए हैं, लैंडिंग उनकी हो गई है। बड़ा लोग रोए, आंखों में आंसू, और वो बड़े एक इमोशनल मनाजर थे। अगर आप बतौर इंसान देखेंगे कि भाई उन्होंने मेहनत की और जाहिर है उस पर कौन कौन लोग थे। लोगों अच्छा, वहाँ पे एक तनकीद ये हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि हर तरफ पिक्चर्स जो हैं, तस्वीरें हैं, वो तो मोदी की शेयर हो रही हैं। मोदी तो साउथ अफ्रीका में था ना वो तो। हाँ, तो तस्वीरें मतलब वो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई मोदी के उसमें सरकार में, मोदी की निगरानी में, मोदी के हुआ है। बिल्कुल, लेकिन लोग फेल हुआ था तो मोदी ने जाके नहीं उसको साइंसदान गले लगाया था कि कोई बात नहीं। लेकिन तनकीद इस पे हो रही है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 2 हीरोज हैं जिनका नाम बहुत कम आ रहा है, नहीं आ रहा, जो कि बेसिकली वो करता धरता लोग हैं जिनका माइंड इस सारी कहानी के पीछे लगा हुआ है, जिसने कि मेहनत की है असल में। तो वो जो 2 साइंटिस्ट हैं इनके, उनकी तस्वीरें बड़े इंडियन अकाउंट्स पे शेयर हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप मोदी साहब पहुंचेंगे जब वापस तो वो टीम से मिलेंगे बाकायदा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अब भाई मसला क्या है? 5-6 सफर हम सिर्फ इसी तरह की बातें कर सकते हैं। छोटे चांद पे कैसे बताने का मकसद ये था कि हम सिर्फ इसी तरह की बातें कर सकते हैं। भाई हमें भी कुछ करना होगा। हम कहीं पर भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम इलेक्शन की तारीख का तयन नहीं कर सक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये नहीं देख रहे कि भाई वो दस्तखत जो है वो हो गए तो कानून होगा या नहीं होगा। भाई इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, हर तरफ कैमरे लगे हैं। भाई देखें, उसमें देख लें भाई सदर साहब फलां दिन को कैमरे में क्या जो भी करना है करें, लेकिन मतलब हम फालतू चीजों में पड़े हुए हैं।
फालतू चीजों में पड़े हुए हैं हम टाइम लोग। खोटा कर रहे हैं हम, दरअसल अपना टाइम खोटा कर रहे हैं। दुनिया आगे निकलती जा रही है। और मैंने एक बड़े वाइज शख्स की बात सुनी थी, उसने कहा पहले हम जापान और इनसे कंपैरिजन करते थे पाकिस्तान का, कि जापान है भाई, सिंगापुर है, मलेशिया वगैरह वगैरह, क्योंकि हम उस लीग में फॉल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इतने पीछे रह गए कि फिर हम रीजनल पावर्स के साथ मुकाबला करने लग गए, जिसमें बांग्लादेश फलाना टिमकाना आ गया। और अब हमें किसी का मुकाबला करने की सकत नहीं है। अब अफगानिस्तान जो है हम पे जो है जुमले फेंक रहा है, और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में हालात जो हैं उन पे अफगानियों को, अफगान तालिबान हुकूमत को तशवीश हो रही है। तो अब हम अफगानिस्तान के साथ मुकाबला करने पे रह गए, जहाँ पे 2 जंगें गुजरी हैं जिनका के, और उनकी भी करेंसी जो कई जंग, मेन तो बड़ी तो ये थी। और फिर जाहिर है वो एक दूसरा मुल्क आके काबिज हुआ है, उनकी सारी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनके अपने लोग वो नाखुश थे, वो सब रह गया, रुक गया वो सारा सिलसिला उनका। तो हम किस मुल्क के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, एहसास तो करें। मतलब हम ज़रूरी मुल्क, ज़रूरी पावर थे, और अब हमें 75 साल बाद ये याद आया है कि भाई ज़राअत के शोबे में इन्वेस्टमेंट करनी है, और ज़राअत के शोबे में बाहर के ममालिक को लेके आना, बिल्कुल बेशक लेके आए, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है चीज़ों को, लेकिन सोचें तो सही हम कहाँ गलती कर बैठे। बहुत सारी गलतियाँ हैं। 60 सेकंड न्यूज़ देखें, छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। खुदकुश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं, उनसे नहीं डरते। दहशतगर्द गुमराह थे और गुमराह हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी, बैटर्स में बाबर टॉप पर बरकरार, इमामुल हक तीसरे और फ़खर जमान 5वें नंबर पर मौजूद। भारत के लिए तारीखी लम्हा, चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद पर उतर गया। मॉस्को में तैयारा हादसे में वैगनर ग्रुप के सरबराह समेत 10 अफराद हलाक। तालिबान ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए दुबई जाने वाली 100 अफगान तालिबात को रोक लिया। भारत में रेलवे का ज़ेरे तामीर पुल गिरने से 17 मजदूर हलाक। दुनिया की उभरती हुई मईशतों के इत्तेहाद ब्रिक्स के सरबराही इजलास में दीगर ताकतवर उभरती हुई मईशतों को शामिल करके इत्तेहाद का दायरा बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। जी, तो ये सूरत हाल है 60 सेकंड्स न्यूज़ की। इसमें भी आ गया कि चांद पे पहुंच गया इंडिया में। हाँ, फेक न्यूज़ दे रहे हैं वो, हमारी टीम का होगा कुछ, शायद कोई फेक न्यूज़ हो भाई। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भरपूर सेलिब्रेशंस चल रही हैं। चलो डिटेल में बात करेंगे इस पर आगे प्रोग्राम में, जरा डिटेल में बात करते हैं कि हमारा साइंसी जो प्रोग्राम था, स्पेस प्रोग्राम हमारा 1960, 70, 80, 60 और 70 में इतना जबरदस्त था, दुनिया के टॉप ममालिक में शामिल होता था। उसके बाद अब वो कहीं भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बताएं भाई। सिलसिला हो गया उसके बाद। अच्छा, अब आपको एक मैं वीडियो दिखाती हूँ। वैसे ये वीडियो तो देखकर आप घबरा जाएंगे, मतलब मैं आपको बताऊँ, घबरा जाएंगे। मक्का मुकरमा की ये वीडियो है, और जाहिर है मौसमियाती तब्दीलियां हर जगह ही आ रही हैं। अब पहले तो आप ये देखें कि क्लॉक टावर है मक्का मुकरमा का, बड़ा मशहूर टावर, बिल्कुल सामने बाबे अब्दुल अजीज के सामने बिल्कुल। और ये देखें, ये कल से वीडियो चल रही है, उस पे आके आसमानी बिजली जो है वो गिरी है, और क्लॉक टावर के ऊपर एक डंडा सा लगा है, उस डंडे पे आके उसने, और बड़ा गौर से शदीद बिजली गिरी है भाई। ये मनाजिर जो हैं मक्का मुकरमा की, ये तूफानी बारिशों के बायस टारगेट करती है। बिजली का फिनोमेना पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, ये कैसे मकाम, जब किसी मकाम पर बिजली गिरती है किधर गिर जाती है, ये इसका तरीका कार क्या है गिरने का, ये थोड़ा सा मुझे अपनी साइंसी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो एक ये वीडियो है, बड़ी चल रही है। फिर खाना काबा के इर्द गिर्द इसी दौरान जो है वो तवाफ करने वाले ज़ायरीन समेत क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने की वीडियोस जो है वो भी सामने आई हैं। एक और वीडियो जो सामने चल रही है, वो बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है तेज़ तूफ़ानी हवाओं की, और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें जो हैं वो तो वहाँ पर हो ही रही हैं, लेकिन सड़कें वगैरह सारी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। उम्रे पर आए ज़ायरीन को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहाँ पर जो डस्टबिन होते हैं, ज़ाहिर है निज़ाम तो उनका बहुत बेहतरीन है, तो डस्टबिन और वो सारा रास्ता बनाया होता है, वो प्लास्टिक के उन्होंने बैरियर्स रखे होते हैं, सब उड़ गए, सब वो देखें उड़ रहे हैं, लोग उड़ रहे हैं, इतनी तेज़ हवाएं थी। और ज़ायरीन को भी बारिश के दौरान खाना काबा में दुआ और तवाफ़ करते देखा जा सकता है। वो भी बड़े खूबसूरत वैसे मनाजिर थे। ज़रा थोड़ी सी अगर हल्की होती बारिश तो वो एंजॉय करते खाना काबा में। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मौका मिले और जिसने बारिश देखी है वो भी एक बड़ा एक रूह परवर मंजर होते हैं। लेकिन ये तो जो खाना काबा के बाहर का इलाका है, ये तो शदीद, ये देखें पानी बह रहा है, लोगों को बहा के ले गया पानी। इस कदर तेज बारिश और सैलाबी रेले टाइप की सिचुएशन वहाँ पर थी।
और दूसरी जानिब हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने तेज़ बारिशों से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उसमें ज़ायरीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए हैं। उन्होंने भाई अपने जो कार्य सरकार है उसको ज़रा ठीक किया फ़ौरन, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो एक्टिव हो जाए ना पहले। मामलात वहाँ पर बहुत सही हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसको फिर बिल्कुल वो तो फिर अपना कहानी है ना, अचानक आ गई जी। तो अच्छा, एक और वीडियो वायरल है कल से भाई। वो क्या? वो वीडियो है एक मज़ार की, और उस मज़ार पे हो रहा है दो लोगों में तकरार क्या। एक शख्स है जो कि गुस्सा कर रहा है, दूसरा शख्स तो बेचारा बहुत अदब तमीज़ तहजीब से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो दूसरे साहब जो डांट रहे हैं उनको वो सुन नहीं रहे। अच्छा, अब ये ज़रा इनका फैमिली पर्सनल मैटर है, वीडियो चूँकि दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर बात हो रही है तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अब ये है क्या मामला? शाह महमूद कुरैशी साहब ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबारों के सजादा नशीन हैं। ताहम शाह महमूद कुरैशी और उनके छोटे भाई जो हैं मखदूम मुरीद हुसैन कुरैशी, उनके दरमियान गद्दी नशीनी पर इख्तलाफात सामने आते हैं। अब ये बड़ा एक टेक्निकल मसला होता है गद्दी नशीनी जो है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सालाना उर्स के मौके पर एक बार फिर ये चीज़ नज़र आई, और शाह महमूद कुरैशी के जेल में होने के सबब उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी जो हैं वो वहाँ पर थे। उन्होंने दरबार को गुसल दिया तो मुरीद हुसैन कुरैशी ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले गुसल कैसे शुरू हुआ, ये मेरे दादा का मज़ार है, यहाँ तमाशा नहीं चलेगा। और वो डांटते रहे सब लोगों को भाई, ओ हो जो शदीद अल्फाज में उन्होंने डांटा है। अब वो सख्त गुस्सा था, दज्जाल है और ये और वो। लेकिन वो ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं उनकी मैं बॉडी लैंग्वेज मैं तो देख के हैरान परेशान रह गई वैसे कि वो हाथ बांध के खड़े रहे, और उन्होंने जो है वो कई मरतबा वैसे जो तमीज़ से आप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है ऐसे कहा कि आप आएं इस तरह से हाथ से नजर आ नहीं रही, लेकिन वो जेस्चर से नजर आ जाता है कि वो बंदा जो है वो किस तरीके से और किस टोन में बात करने की कोशिश कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहे उनके जो चचा है। अच्छा, अब मसला क्या होता है कि जो सजादा नशीनी और गद्दी नशीनी जो होती है ना, ये बड़ा अहम मामला होता है। इसमें अदब, एहतराम, तमीज़, तहजीब और रुतबा और ये सारी चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। कौन बैठेगा जाके, कौन किसको लोग आके फिर पूछेंगे और किसको लोग आके जरा। तो एक तो स्टेटस सिंबल है, दूसरा जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ मैं, उसके साथ इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उनसे आमदनी भी बहुत ज़्यादा होती है और पूरा एक सिलसिला है, ये हम सब जानते हैं कि ये होता है। तो अब अगर आपने कोई एक हरकत ऐसी होने दी जिससे आपको लगता है कि ज़्यादा आपका रुतबा जरा कम हो गया या है, दूसरी साइड पे ज्यादा लोगों का झुकाव चला गया है, तो फिर तो आपने रोकना है उसको। और मैंने ये वीडियो कल जब देखी तो मेरे जहन में ये आया कि ये हम प्रोग्राम में दिखाएंगे लाजमी। उसकी वजह क्या है, वैसे वो बात सही की कि फैमिली का आपस का, लेकिन जो सोशल मीडिया पे है तो फिर तो वो नहीं हमारा उस तरह से प्रोग्राम के एजेंडे में नहीं फॉल करता। लेकिन फिर हमारे प्रोग्राम का जो मूड है, मिजाज है, वो डिफरेंट है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों को समझाएं, सिखाएं कि भाई देखें वजह जो भी है, ज़ैन कुरैशी साहब हाथ बांध के खड़े हैं, इस पे उनको 10 सलाम अगर हम करें तो वो भी कम है जिस तरह से वो खड़े हैं। और ये चीज़ क्योंकि हम सिखाने के मोड में होते हैं अक्सर, तो ये उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो कि इस चीज़ को बहुत कम अहमियत देते हैं। आजकल पहले ज़माने में हमें चचा एक चमाट लगा देते थे और हम चूनी कर सकते थे। अब अगर कोई मामा चाचा किसी की बहन अपनी की बेटी बेटे को कुछ कह दे तो वो आगे से मुंह बन जाते हैं। वो तो कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को या बेटे को गुस्से की आंख से देखा कैसे। तो ये एहतराम का रिश्ता, एक गुस्सा, ये सब खानदानों में चलता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ों को भी सोचना चाहिए। हाँ, ये दिस हैपेंस। लेकिन जिस तरह से ज़ैन ने आगे खड़े होकर हाथ बांध के, वो तरबियत कैसी होनी चाहिए और आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, आप बाद में बैठ के उनको समझा देंगे। कल आप ये बात कर रहे थे, ये सही नहीं था, लेकिन लेट हिम वेंट। अगर वो कोई शख्स है, आदमी है, औरत है, अगर वो उस वक्त ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों तरफ से गुस्सा आएगा तो फिर तो फड्डा होगा ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, ये वीडियो लाजमी दिखाएं और उनको दिखाएं कि भाई ज़ैन आगे से खड़े कैसे हैं। आप सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, अगर वो आगे से हल्का सा भी कुछ चूं चरा कर देते तो चचा तो आगे से, चचा वैसे ही गुस्से में थे वो तो आगे से और फिर 2 हाथ आगे हो जाते। मैं हमेशा ये रूल इम्प्लीमेंट करता हूँ। कभी आपने देखा, आपने कोई बात की हो, मैं उसके ऊपर इख्तलाफ किया हो, मैं यूं करके खड़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैडम जो आप कह रही हैं आप कह रही हैं भाई ठीक है, यही तरीका होना चाहिए। तो हाँ, खैर ये पर्पस था ये वीडियो मेरी तरफ से तो दिखाने का। ये ठीक है। अच्छा, तरबियत की आपने बात की, एक और बच्चे की मैं आपको बात बताता हूँ। उसने जो तरबियत हासिल की और फिर उसके बाद उसने कमाल किया है। शुमाली वजीरिस्तान हम समझते हैं बड़ा पसमानदा इलाका है, लेकिन टैलेंट जो है ना वो किसी भी इलाके में हो सकता है। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला मैट्रिक का तालिब इल्म है मोहम्मद कामरान। उन्होंने अमेरिका का एक आलमी मुकाबला जीता है और ये एनिमेशन का आलमी मुकाबला था, और उन्होंने ये जीत कर MSI क्रिएटर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। MSI क्रिएटर अवार्ड की जो पीपल्स चॉइस एनिमेशन कैटेगरी थी उसके अंदर
पहली पोजीशन उनकी आई है और अब मैट्रिक का रिजल्ट भी आया है, उसमें उन्होंने 968 नंबर हासिल किए हैं और ये मुकाबला भी जीता है। अब ये देखें कि कहाँ से कहाँ तक बात, शुमाली वजीरिस्तान, दहशतगर्दी, सहूलियात का ना होना वगैरह वगैरह नेट का ना होना, इंटरनेट का ना होना, और बात सारी गेम जो है वो इंटरनेट की है। हाँ, और इंटरनेट ना होने के बावजूद उस बंदे ने ये देखो कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन बनाई और अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड भी उसको मिल गया और ज़बरदस्त काम हो गया। तो एक तो ये चीज़ थी जो कि बतानी ज़रूरी है। ये होती है आप तरबियत हासिल करना चाहें किसी चीज़ की, रिसोर्सेज ना भी हो, रोका आपको नहीं जा सकता अगर आपने इरादा कर लिया। जी बिल्कुल, फिर आप कोशिश करें बस। बिल्कुल ठीक। तो अब आगे अब एक और इंटरेस्टिंग खबर है। वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है भाई। बताएं। मैं बताऊं? हाँ बताएं। चले मैं बता देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आप कहेंगे मैं बताऊंगा। ओके, मैं बताऊंगा, आपके हुक्म पर सरे तस्लीम खम किया। सही है, ठीक है, आप ना बताएं, मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि सऊदीया से तोहफे में मिली हुई घड़ी फरोख्त करने पर भाई ये इस बारे में बात जेब मिल गई, फिर आप इसी तरफ आ गए। नहीं, जेल हुई है बंदे को। हाँ तो वो हुई है ना, हमें पता है सबको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये नई खबर है, ताज़ा खबर है। ये कौन है बंदा? ये बंदा जो है सऊदीया की, इसको तोहफे में मिली घड़ी सऊदीया से, हाँ। इसने फरोख्त कर दी। भाई तो ये मुजरिम साबित हो गया है। ये सऊदीया से मिलने वाली घड़ियां जो हैं वो अपने साथ कोई मैं आपको बताता हूँ घड़ियां नहीं लाती हैं। नहीं, ये घड़ी भी मिलती भी नहीं है और गड़बड़ कर देती है। ये ब्राज़ील के साबिक सदर की गिरफ्तारी का इम्कान है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी अरब से तोहफे में उनको मिली घड़ी, उन्होंने हमसे कुछ ना सीखा। अब वो कर ली ना उन्होंने, तो इतने अरसे से हमारे यहाँ यही घड़ी का पट्टा चल रहा है, उनको ना नजर आया। इनका नाम है जी बोल्सोनारो। उनको गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। ब्राज़ीलियन मीडिया के मुताबिक उन पर यह इल्ज़ाम है कि $3 मिलियन मालियत के तहफ़ की गैर कानूनी मुंतकली उन्होंने की है। और ब्राज़ील के अखबार ने रिपोर्ट किया है कि 2021 में, उस वक्त के वो सदर थे बोल्सोनारो, सऊदी हुकूमत ने जेवरात और कीमती घड़ी तोहफे में दी, जिसे ब्राज़ीलियन सदर ने अपने मुशीर के ज़रिए खुफिया तौर पर ब्राज़ील मुंतकिल करने की कोशिश की और बाद में तोहफे में मिली घड़ी को अमेरिका में $68,000 में उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। और ब्राज़ील का जो कानून है उसके मुताबिक $1,000 से महंगी जो भी चीज़ बैरून मुल्क से लाई जाएगी। कानून ये घड़ियों में नहीं अप्लाई होते भाई, क्या बता रहे हो? ब्राज़ील का जो कानून है और पाकिस्तान बता दो ना, उनको कहो अकल कर लेते, थोड़ा हमें ही देख लेते। कितने कब से इस भड्डे में पड़े हैं, मामलात आगे ही नहीं बढ़ रहे, आगे ही नहीं बढ़ रहे। 21 की बात है। तो चले खैर, मैंने कहा बता दो दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स हमें बताने होते हैं। तो बहरहाल अच्छा, उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है। जो भी चीज़ $1,000 से महंगी ज्यादा हो, अगर कोई बैरून मुल्क से लाई जाए तो उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है। और साथ ही सुदूर जो है वो गैर मुल्की तहफ़, वहाँ पर भी तोशा खाना है। अच्छा? उसमें जमा होने के बाद साथ ले जाने के अहल नहीं होते हैं वहाँ। अच्छा, जी, तो वो वही रखा होता है। अच्छा। अब बोल्सोनारो के जो वकला हैं उनका कहना यह है कि ये तहफ़ जो है वो रियासती नहीं है, ये हुकूमती पैनल जो है बेशतर तहफ़ ज़ाती मिल्कियत करार दे चुका था, तो ये ज़ाती थे। तो इस हवाले से अब ब्राज़ीलियन इदारा जो है वो तहकीकात कर रहा है और इल्ज़ाम साबित होने पर साबिक सदर जो है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मजेदार स्टोरी थी भाई, मैं तो ऐसे ही लाता हूँ भाई, मैं तो ऐसा ही लाता हूँ। ये मजेदार स्टोरी थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है अब उनको समझ आ जाएगी। अब भी अगर किसी को ना पता चले, इन 2 केसेस के बाद भी अगर समझ ना आए किसी को दुनिया में, नहीं भाई मैं तो घड़ियां उतार के रख दूं, पहननी नहीं है। बस ये नाजरीन आप ये जहन में रखिएगा, कभी आप में से कोई अगर वज़ीर आज़म सदर वदर बने तो ये जहन में जरूर रखिएगा कि ये मामलात हो जाते हैं। अच्छा, ICC के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम खबर सामने आई है। ICC के हवाले से भी हम आपको बता दें, क्रिकेट की खबरें ला रही हैं। मैं बस वो हल्का सा कभी हल्का फुल्का जरा नजर से गुजर ही जाता है। मैं घड़ियों पे आ जाऊं, आप क्रिकेट पे आ जाएं। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने वनडे और T20 के खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जो है जारी कर दी है। और रैंकिंग जब भी आती है हमें एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बाबर आजम हमारे जो हैं वो उन बल्लेबाजों में शामिल होते हैं जो 880 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। तो फिर ये खबरें तो एक्साइट करती है ना भाई। अच्छा, पाकिस्तान के इमामुल हक जो हैं वो 3रे और फ़खर जमान 5वें नंबर पर मौजूद हैं इस रैंकिंग में। और तीनों ही की जो कारकर्दगियां हैं वो आप जानते हैं ज़बरदस्त। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जो जॉश हेजलवुड वो पहले नंबर पर हैं और शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पर हैं, जबकि हारिस रऊफ 36वें नंबर पर मौजूद हैं इस लिस्ट में। और T20 की बात अगर की जाए तो भारत के बल्लेबाज हैं सूर्या कुमार यादव, SKY, उनको पहले नंबर पर रखा है। बहुत ही बुरा बल्लेबाज है भाई, ये बहुत बुरा खेलता है। तो ये ऐसा मारता है, कैसी रैंकिंग, ऐसी शॉट मारता है, बस बहुत बुरा खिलाड़ी है। अच्छा, और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान जो हैं वो 2रे नंबर पर है, जबकि बाबर आजम 3रे नंबर पर है। T20 की अब बात कर रहे हैं। और T20 बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान ने पहली पोजीशन हासिल
ये भी बड़ा बल्कि वो बरकरार रखी है, वो पहले बॉलर, बड़ी बुरी बॉलिंग करता है ये भी भाई, तबाह बॉलर है। अच्छा, टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं है। चलो कोई बात, ये बात मैंने जरा हल्की सी की है, लेकिन ये कि बाकी हमारे बाकी कर रहे हैं काम कर रहे हैं, कोई ऐसी काम कर रहे हैं, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको बताऊं फेक न्यूज की जो मैं बात कर रहा था सुबह को कि भारत जो है वो चांद पे पहुंच गया वगैरह वगैरह, तो असल फेक न्यूज मैं आपको बताता हूँ। जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान क्रिकेट के हेट स्ट्रीक, जिम्बाब्वे और ब्राजील क्या आप लगे? मैं इंटरनेशनल, मैंने सोचा पाकिस्तान को आप संभाल लेंगे, मैं जरा बाहर दुनिया का चक्कर लगा लूं। तो जिम्बाब्वे के कप्तान हेट स्ट्रीक, उनके इंतकाल की खबर चल रही थी कल। हाँ जी, उनके इंतकाल की खबर चल रही थी और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उनके इंतकाल की खबर चलाई कि भाई उनको कैंसर था, इंतकाल हो गया, पूरी कहानी लिखी हुई थी, मैंने भी देखी। जी, मई में उनको कैंसर की तशखीस हुई थी। और जिम्बाब्वे के कप्तान जो है वो शॉन विलियम्स, साबिक फास्ट बॉलर जो है वो हेनरी ओगोंगा, उन सब ने हीट स्ट्रीक के इंतकाल की तस्दीक करते हुए ताज़ियत का इज़हार किया और सब ने कहा कि जी बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और हमें फ़ख्र है कि ये हीट स्ट्रीक के साथ हमने क्रिकेट खेली और अल्लाह ताला जो है वो जो भी उन्होंने दुआएं वगैरह की और सारी जो है मतलब इंतकाल का पूरा जो है वो माहौल बन गया। उसके बाद क्रिकेट जिम्बाब्वे की जानिब से ये खबर आई है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत खबर है, हमारे जो साबिक कप्तान थे वो बिल्कुल ज़िंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं और हम उनकी क्रिकेट के लिए यादगार खिदमत की खुशियाँ मना रहे हैं। और क्रिकेट जिम्बाब्वे की जानिब से हीट स्ट्रीक के ज़िंदा और ठीक होने की खबर के बाद फिर लोगों को एहसास हुआ, तो वो हेनरी साहब ने भी अपनी ट्वीट हटाई। और ये फिर मतलब देखें ऐसे इसकी जैसे पाकिस्तान में होता है ना, ऐसी फेक न्यूज़ तो हमारे यहाँ भी बहुत चल पड़ती हैं। फिर वो शख्स को आके सामने बैठ के बड़े ही एक अजीब सी चेहरे से उसने अनाउंस करना होता है कि भाई मैं जिंदा, अली जिंदा, तो ये वाली बात होती है सारी। लेकिन थोड़ा सा ख्याल किया करें, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ा शेयर किया करें। अच्छा, ये ऐसी खबरें अक्सर छोटे अकाउंट से फैलती है, लेकिन ये तो किसने शुरू की कल खबर के इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गया, झूठी खबरें दे रहा है? भारत से होगा। अच्छा, ये भारत से होगा, ये हमारा पाकिस्तान का मसला नहीं था दरअसल, पहुंच गया। और उनमें आज इंडिया का चांद पे पहुंचना मेरे दिमाग पे सवार हो गया भाई। होना चाहिए भाई, होना चाहिए। अगर ये अब भी ना सवार हुआ तो बस फिर हम चांद की शक्ल ना देख पाएंगे कभी। ये होना चाहिए सवाल। चांद को देखते हैं वे रात को मुझे नजर आ रहा था इंडिया उसके ऊपर। आपको तो गाने भी इंडिया के याद आ रहे थे कल, लोग कहते हैं उन्होंने गाने इंडिया के चांद के बारे में बनाए। अवैस के उस पर ट्वीट की हुई थी। अवैस ने बेसिकली ट्वीट में अपनी इंडियन गाने लिखे जिनमें चांद का जिक्र आ रहा था, तो 4-5 अवैस ने लिखे और बाकी उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ से कोई चांद के गाने बने हैं तो भैया आप बताएं नीचे कमेंट करके। तो किसी ने नीचे लिखा था भाई आप गानों और नगमों तक ही रहना। तो अवैस को बंदे ने सुनाई, फिर मैंने कहा चलो यार ये तो अवैस के अब खिलाफ अटैक खुल गया है, कोई बात नहीं, होता है, चलो कोई नहीं। तो ये ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मजीद। अब फिर चांद पर आप पहुंच गए, लेकिन चांद पर हमें डिटेल में बात करनी है। आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान के साइंसी निज़ाम पर, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर और हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। जहां पर हम चांद का जिक्र तो कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में करते रहेंगे, वहां पर कुछ इंडिविजुअल सतह पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टैलेंट जो है वो भरमार है। टैलेंट के हवाले से अगर हम बात करें, खजाना मौजूद है एक टैलेंट का, जिसकी झलकियां मुख्तलिफ शोबों में नजर आती रहती हैं। लोग इंडिविजुअल तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, रिकॉर्ड जीत रहे हैं, भाई काम जबरदस्त कर रहे हैं। ऐसा ही एक टैलेंट जो है वो डॉक्टर मोहम्मद नदीम ताज साहब हैं, जिन्होंने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें अपना नाम दर्ज कराया। डॉक्टर नदीम ताज इस्लामाबाद नईम ताज नदीम अभी फटा हो जाएगा इस ये बात नईम और नदीम में नाजरीन ये हो जाता है कभी-कभी। ये नईम ताज साहब नहीं कुछ जरा गड़बड़ हो गई, उनसे पूछे पहले। नहीं नईम ताज मेरे पास कार्ड पड़ा है, पता नहीं क्यों मेरे जहन नदीम ताज है ना, वो ISI के हेड थे पहले, इसलिए आपको ज्यादा वो याद है। मेरा नाम नईम ताज है। देखें मैंने तो लॉयल्टी दिखाई है ना सर, मेरा तो कसूर नहीं। और लोग अक्सर मुझे कहते हैं आपको उनसे कोई रिश्ता है या नहीं, कनेक्शन है, पर वो आप वो खबरें पढ़ के तो आपके जहन में वो बस मैं I was hell bent not to take his name, लेकिन बस वो एक प्रोग्रामिंग हुई है ऐसी। हमारे नाम आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन पे आएंगे सर आएंगे। डॉक्टर नईम ताज नाजरीन इस्लामाबाद के कैपिटल हॉस्पिटल यानी कि CDA के जनरल सर्जरी के शोबे के सरबराह हैं, हेड करते हैं वो सर्जरी के शोबे को, और वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माहिर माने जाते हैं। और उन्होंने और बेरिएट्रिक सर्जरी यानी कि जो फैट वैट जिसको जरा मोटापे का हो मसला, तो उनकी भी मसाइल का हल डॉक्टर साहब के पास मौजूद है। अच्छा, 2011 में दुनिया का सबसे बड़ा पित्ता सर्जरी के जरिए उन्होंने निकाला
ये एक उनका बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड, 25.5 इंच का पित्ता था वो। फिर 2014 में उन्होंने एक 4 साल बच्चे के पित्ते में मौजूद पथरियाँ निकाली थी। इसके अलावा उन्होंने 107 साल खातून के पित्ते से भी पथरी निकाली थी, ये एक आलमी रिकॉर्ड है। और बम धमाकों में ज़ख्मी होने वाले दर्जनों अफराद की जानें बचाई हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब डॉक्टर मोहम्मद नईम ताज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सर पहले तो जरा थोड़ा सा क्रिकेट का बैकग्राउंड, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते जी। अच्छा भला आप खेल रहे थे, बल्ला आपने छोड़ा और हाथ में आपने वो पकड़ लिए जराही के आलात। हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनिशियली मैं जब क्रिकेट मतलब समझे बाय डिफ़ॉल्ट मैं डॉक्टर बन गया, मगर इनिशियली जब मैंने शुरू किया तो एज अ कैरियर जो मैंने पढ़ भी रहा था, साथ में पढ़ाई में भी ठीक था, मगर ये है कि मेरे बड़े भाई भी खेलते रहे नेशनल लेवल पे, तो मैं क्रिकेट खेला अंडर 19, उसमें मैंने बहुत आउट किए, 29 आउट किए। उसके बाद फिर मैं विल्स कप खेला रमीज़ राजा की कप्तानी में, उसमें मैं मैन ऑफ द मैच हुआ। फिर वसीम राजा की कप्तानी में मैं कायम ट्रॉफी खेला, उसमें मैंने 7 आउट किया। फिर मेरा पाकिस्तान कैंप में नाम आया, उस वक्त मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। अच्छा। तो फिर मेरा खैर वहाँ चला गया भावलपुर, फिर भावलपुर से मैं खेलता रहा 4-5 साल फर्स्ट क्लास। फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला और श्रीलंका के खिलाफ साइड मैच खेला, यथुरा सिंघे और राना टुंगिन को आउट किया 4-5। उसके बाद ये हुआ कि मैं हर वक्त मतलब क्रिकेट खेलता था, साथ पढ़ाई करता था, अच्छा था, पास हो जाता था और शुरू के 10 स्टूडेंट्स में होता था। तो जब मैं हाउस जॉब मैंने शुरू की तो उस वक़्त पहले दिन में गया हॉस्पिटल, तो आया तो वापस आया, कोई कुछ दिनों बाद मैंने एक ऑपरेशन कोई अपेंडिक्स वाला किया, तो मेरे फादर कहते हैं कि मेरा बेटा सर्जन बन गया। तो खैर उनकी बात हो गई, तो उसके बाद कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा। फिर मेरे जहन में उनकी बात उतनी स्ट्राइक की, फिर मैंने छोड़ दी क्रिकेट। मैंने फिर क्रिकेट छोड़ दी, फिर मैंने कल सर्जन बन के दिखाना। तो वो उनकी ख्वाहिश थी और मेरे अपना भी पैशन था, तो फिर मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ने फिर मुकाम दिया। अच्छा, अब एक होती है डॉक्टर साहब सर्जरी और एक होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें फर्क तो हम सब जानते हैं कि एक में रोबोटिक्स इन्वॉल्व है, दूसरे में खालिसतन एक डॉक्टर का अपना हाथ और जाहिर है। तो आपको लेप्रोस्कोपी की तरफ आने का क्या हुआ, कैसे देखिए, हुआ? वर्ल्ड वाइड जो सर्जरी हो रही है ना, ये 100 साल पहले होती थी कि ओपन सर्जरी है, पूरा पेट काट के आपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है और पूरा उसके साथ पेशेंट रिकवर स्लोली करता था। मगर ये कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लेप्रो मीन होता है एब्डोमेन का सॉफ्ट पार्ट बिटवीन चेस्ट एंड पेल्विस, और स्कोपी होती है जो चीज़ आप कैमरे से देखते हैं, तो कैमरे के साथ आप ऑपरेशन होता है। वर्ल्ड वाइड फिर ये ऑपरेशन हो रहा था इसके लिए, गॉल ब्लैडर के लिए 1992 से ये शुरू था। तो मैंने कहा था कि हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, और जो उसकी ट्रेनिंग है ये, क्योंकि बाहर के लोग अफोर्ड नहीं करते कि पूरा पेट कटवा के 1 महीना घर लेटे रहे, उन्होंने जॉब पे जाना होता है, काम करना होता है, और इसके साथ पेशेंट की रिकवरी भी अच्छी होती है। आप एक दिन सर्जरी करते हैं, नेक्स्ट डे आप घर चले जाते हैं, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, मिनिमल ट्रॉमा है। तो आफ्टर दैट सर्जरी यू कैन ईट वेल, वॉक वेल, टॉक वेल, डाइजेस्ट वेल, स्लीप वेल। तो वो फिर मैंने उसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ फिर यहाँ इसमें डेवलप की, फिर मैं बाहर के मुल्क गया, वो उसमें डेवलप की। तो वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी रोबोटिक होती है, जो रोबोट से आप करते हैं, आप ऑपरेट आप ही कर रहे होते हैं, मगर ये है कि रोबोट उसको कर रहा होता है, ज़्यादा हो जाता है। हाँ, रोबोटिक सर्जरी भी इस वक्त पाकिस्तान में अभी इनिशियल स्टेजेस में है। मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वो मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से। ये जो आप जब शुरू कर रही थी ना, मैंने कहा था फ़र्क वो मुझ जैसे भी शरीफ लोग दुनिया में होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ये फ़र्क क्या है, इतनी मुश्किल। हाँ, नहीं, इवन कई डॉक्टर्स को भी, प्रैक्टिशनर्स को भी नहीं पता होता। तो वो ये एक लेप्रोस्कोपिक, वो लोग असल कोई इसे कहता है लेज़र वाला ऑपरेशन है, कोई कहता है जी कैमरे से है, तो वो इसका ये फ़ायदा ही होता है कि आपके मसल्स द्वारा डिवाइड नहीं होते, आप एक दिन करें। जो गिनीज रिकॉर्ड्स में जो नाम आया है जिन सर्जरीज़ की वजह से, उस पर आते हैं कि वो सर्जरीज़ क्या थी। देखिए, उसमें मेरा तो खैर ना कमाल नहीं है कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, पर मेरा ये था कि मिरेकल्स इस तरह नहीं होते, आपके लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको। और मैं बहुत ज़्यादा सर्जरीज मैंने की हुई हैं, 20,000 वैसे मैंने सर्जरीज की हैं, 10,000 मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की हुई हैं, टोटल 30,000 जी। और उसके दौरान ये इस तरह करके एक कोई चैलेंजिंग मुझे 2-3 पेशेंट्स आए जिनको ऑपरेट करना पड़ा। पहले एक और डॉक्टर थे बाहर के, उनका रिकॉर्ड था, उन्होंने ओपन सर्जरी के जरिए किया था। अच्छा। तो ये मोड ऑफ रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर जो है ना, चूँकि 1 सेंटीमीटर इंसिजन से 25.5 सेंटीमीटर का जो गॉल ब्लैडर निकाला आज से 10-11 साल पहले, तो उसमें ये है कि वो सारा उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर था, वो मैंने रिमूव किया। उसके बाद फिर एक पेशेंट है, उसके गॉल ब्लैडर से मैंने 5,568 स्टोन्स रिमूव किए। 5,568 स्टोन्स गॉल ब्लैडर ही हटा लेते अब इतने स्टोन। वो भी गॉल ब्लैडर भी साथ निकलता है जी, गॉल ब्लैडर भी साथ निकलता है, स्टोन के साथ निकलता है। तो जब वो निकल के स्टोन आए कैसे, मतलब जी, वो हमारी डायबिटिक थी और उसमें स्लोली डेवलप होते रहे, उनको विद पैसेज ऑफ टाइम, और वो
ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम होती है कि वो उसको सही डायग्नोज नहीं कर पाते। वो लोग कहते हैं नहीं मैदे का दर्द है, गॉल ब्लैडर तो मैदे की दवाइयाँ खाते रहे, ये करते रहे, तो वो कॉम्प्लिकेट होता रहा। तो वो एक चैलेंजिंग केस था। उसके बाद फिर वर्ल्ड यंगेस्ट बॉय था, उसको मैं ऑपरेट किया जो 4 साल का था। उसका क्या इशू था? उसका ये गॉल ब्लैडर स्टोन था, मगर वो भी लेप्रोस्कोपिक। ये सारे ऑपरेशन मैंने लेप्रोस्कोपिक कैमरे के जरिए किए। फिर वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमन थी एक 107 साल की, तो 107 साल की थी, वो भी था। उसमें भी मतलब ये तो 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक लॉन्गेस्ट गॉल ब्लैडर यंगेस्ट बॉय में था, 107 साल की थी, उसको भी मैंने सबमिट किया था। मगर उस वक्त आईडी कार्ड सिस्टम इतना अच्छा नहीं था कि उसकी एज वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होती है सारी थी। मगर वो भी वो ऑपरेशन कितना मुश्किल था वैसे, गिवन हर हेल्थ एंड कंडीशन जो कि ज़ाहिर है वीक एक बॉडी होगी। डेफिनेटली इतनी ओल्ड एज में आपने ऑपरेशन करना, लेप्रोस्कोपिक करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है और डिफिकल्ट होता है। मगर वो अम्मा जी का होता है कि गॉल ब्लैडर का डिपेंड करता है कि लिवर का कैसा स्टेटस है, और उनका लिवर इतना अच्छा था कि जितना हमारे आजकल के लोगों का भी नहीं होगा। और मैंने बाद में पूछा था अम्मा जी से कि क्या वजह है कि आप क्या वजह बताएं क्या? वो कहती सिर्फ मैं सब्जियां खाती हूँ, मैंने कोई इस तरह करके कोई फ्राइड चीज़ें और ये जो चीज़ें वो नहीं खाती, सब्जियां फ्रूट और अपने काम खुद करती हूँ घर के। देखिए जबरदस्त सारे तो ये हेल्दी रहने का एक है। और उनका इतना मुझे तो आज से ही लगता है मैं 107 की हूँ। इतना साल में भी लगता है कि मैं 107 ही की हूँ। आजकल नहीं, हमारे सारे जवानों का यही हाल है, आधे से ज्यादा। असल में अगर आप उनसे इंटरनल एज पूछेंगे तो उनकी बॉडी आपको 107 ही बताएगी। असल में ये होता है कि हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है। ये जो आजकल गैजेट्स हैं ना, मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स पे बैठ के बात कर दी, एसी बैठ के ऑन कर दिया, टीवी बैठ के ऑन कर दिया, गाड़ी दुकान के पास खड़ी की है नहीं हमारी, बिल्कुल। तो फैटी इन्फिल्ट्रेशंस हो जाती हैं लिवर में, फैट डिपॉजिट हो जाता है। वर्कशॉप आप लोग तो माशाल्लाह दोनों बहुत फिट सुपर फिट है, मगर ये कि लग रहे हैं ये मेकअप करने के बाद लग रहे हैं। नहीं माशाल्लाह जी आप। लेकिन फैटी लिवर की प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ 80% 75% लोगों की है। उसके लिए हम ये बेरेटिक सर्जरीज करते हैं, जो बेरेटिक होता है ओबेसिटी सर्जरीज होती है, तो वो उसके साथ जो फैटी लिवर्स वगैरह हैं उनके लिए वो करते हैं। मगर ये हम उसको बेहतर होता है कि अगर आप डेली वॉक करें और अपनी डाइट में एहतियात करें तो फिर आपका ये रिड्यूस है। अच्छा एक बात बताएं, ये तो आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो मिल गए आपकी भरपूर कारकर्दगी की। अब ये बताएं हमारे यहाँ तमगे तक क्यों नहीं पहुंचे आप? ये तमगे से पहले मैं वो एक क्लैरिफिकेशन अच्छा, बताओ। वो जो 107 साल खातून का आपने ऑपरेशन किया, वो फिर उसके बाद कितने अरसे तक जिंदा रही थी? वो जी 115 साल 115 साल तक थी, और बड़े देसी अंडे मुझे भेजती रहती थी और बड़ा दुआएं देती थी हमेशा। अभी उनके मैंने एक बेटे का ऑपरेट किया है रिसेंटली, वो 88 ईयर्स का था। नॉर्मली एजेड लोगों का ऑपरेशन रेकमेंड नहीं होता है, यार आप तो उनकी फैमिली में सारे हैं, इधर इंशाअल्लाह देता है इस एरिया के रहने वाले। अब आए तमगे इतने मुल्कों में, दुनिया में आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत गए हैं, पाकिस्तान में तमगे तक कैसे नहीं पहुंचे आप इतना काम करके? ये अब आप लोग ही मुझे बता सकते हैं कि तमगे तक कैसे पहुंचा जाता है। मेरे शायद आपके प्रोग्राम की वजह से उनको किसी को ख्याल आ जाए। असल में एक दो दफा वैसे तो यूजुअली अप्लाई करना होता है। एक दो दफा अप्लाई किया था मैंने उसको, अप्लाई करना, तो वो उसमें अप्लाई किया, फिर वो प्रोसेस हो गया, फिर एक दफा अप्रूवल भी हो गया सारा, तो वो फाइनल स्टेजेस में मेरे ख्याल में मैंने फॉलो नहीं किया। धक्का नहीं लगा डॉक्टर साहब, धक्का नहीं लगाया आपने फाइल को पहिए लगाने फॉलो करने का। मुझे अप्लाई करने का लिंक तो पता था पर वो बाकी लिंक नहीं पता थे, तो इसलिए रह गया। मगर ये कि तमगा यही है जी, आप लोग जो बुलाते हैं या सर आते हैं तो ये अप्रिसिएशन है, और यही मेरी परफॉर्मेंस की प्राइड है मेरे लिए। तो वो तो इंशाल्लाह वो तो आज नहीं तो हमारे लोग जो रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी एफर्ट्स को, तो उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है। और सब अल्लाह की तरफ से। मैं आपको बात बताऊं कि जितनी भी कामयाबी हो अल्लाह की तरफ से, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ये अल्लाह की तरफ से होता है, गैबी मदद होती है जिसकी वजह से आपको मिल जाता है। बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए, और आप ये करें कि पेशेंट की बेहतरी के लिए जो भी काम कर रहे हैं और अपनी नॉलेज को, नॉलेज को और स्किल्स को अप टू डेट होनी चाहिए। मेहनत और दुआ, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ही बात होगी। अब आपका ताल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर ही की अभी की खबर मैं आपको बता दूं, लाहौर में मैट्रिक बोर्ड के नतीजे आए हैं, 9वीं जमात का नतीजा आया है, 50% तलबा माशाल्लाह फेल हुए। तो जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी जगह नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही बात। मेहनत होगी तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होगी। वो मेहनत नहीं करेंगे तो बस फिर बैठे रहेंगे। सिंसियरिटी और हार्ड वर्क जो है ना, वो है की है सक्सेस के लिए। ये चीज़ ज़रूरी है, वो आप और इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और इतनी इज्जत दी, बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ कम से कम कोई फाइल को धक्के नहीं लगते, इधर कम से कम भरपूर मेरिट है जो काम उन्होंने किया है उस पर। आप दोनों को इंटरव्यू देना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर में देख रहा था। बहुत अल्लाह ना करे हम कभी आपसे मिले दोबारा, मतलब बीमार होकर। नहीं परेशान हूँ, क्योंकि एक पेशेंट आया था, कहते हैं मैं बड़ी परेशान
परेशान हो रही, मेरा पहला ऑपरेशन, मैं कहा ना डरे, मेरा भी पहला ही है। तो और डर गई, पर आप ये ना समझे कि मेरा पहला होगा। तो अल्लाह खैर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं जरा अमेरिका में डेवलप होने वाले अमेरिका में तो हालात एक की। हंगामा मचा हुआ है और आज है, पाकिस्तान में जुमेरात हो गई है जी, और अब वहाँ अमेरिका पर में जुमेरात होनी है और जुमेरात बड़ी मुराद कहते हैं ना। हाँ, जुमेरात बड़ी मुराद। और जो ये वीकेंड आ रहा है, ये वीकेंड बड़ा ही शशोपंज का शिकार है लोग जी। इसमें। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के साबिक सदर रह चुके हैं, उनको आ रही हैं धमकियां। पहले ही वो हीज इन हॉट वाटर्स जिसको हम कहेंगे जी। कि उनके साथ मुकदमात और वो सारा गिरफ्तारियों का सिलसिला और ये सारा सामान तो चल ही रहा था। अब उनको एक तरफ से आ रही है जान से मार देने की धमकियां। और पकड़ी गई फिर वो खातून। जी, मतलब बिल्कुल। तो खैर जाहिर है, लेकिन ये कि वो धमकियां दे रही, डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रही। और धमकी, अच्छा अब ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे धमकी विल गो अननोटिस्ड। वहाँ पर जाहिर है इस पे भी कार्रवाई होगी। और इसी हवाले से हम बात करेंगे कि अचानक बैठे बिठाए डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी देने का क्या ख्याल आया एक खातून को। हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट खुरम शाह हैं अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, ये कौन है खातून, क्यों इनको अचानक डोनाल्ड ट्रंप को मारने का जोश सवार हुआ है, वो धमकियां क्यों दे रही हैं इनको? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे फ्लोरिडा, रियासत फ्लोरिडा की इस वक्त जो यहाँ पे रहायश है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन ये जो खातून है ये इनका ताल्लुक इलिनॉय शिकागो से है। तो वहाँ से बैठ के इन्होंने धमकियाँ देने की जो कार्रवाई की, दो दफ़ा इन्होंने धमकी दी साबिक सदर ट्रंप को, जिसके नतीजे में फिर जो सीक्रेट सर्विस है वो हरकत में आई कि वाकई हो सकता है ये खातून की कोई मोटिव्स हों, कोई इसकी एक्सेसिबिलिटी हो टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप। तो उस हवाले से फिर उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने उस खातून को गिरफ्तार कर लिया। जो इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि सिंस डोनाल्ड ट्रंप इज़ गेनिंग मोमेंटम, कि वो मुसलसल जैसे जैसे उनकी गिरफ्तारियों में इजाफा हो रहा है, उनके मुकदमात में इजाफा हो रहा है और वो उनकी ज़मानतों में इजाफा हो रहा है, उसी तरह से उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव हल्के के अंदर। ख़ासतौर पे जो अमेरिका फर्स्ट और वाइट सुप्रीमेसी पे यकीन करती है पॉपुलेशन, तो उसमें ये काफ़ी मकबूल होते जा रहे हैं। उस वाले से जो इनकी रिपब्लिकन पार्टी की जो अपनी जो इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, प्राइमरी जिसे कहा जाता है, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाज़ेह 40 नंबर्स के साथ उनकी बढ़तरी ज़्यादा है दूसरे उनके अपने काउंटर पार्ट्स अपनी पार्टी से ही। अच्छा, तो ये जो खातून थी, इन खातून की क्या तफसीलात मिली हाँ, कि ये क्या पता कौन चला? थी? ये एक हाउस वाइफ है, एक साथ में ये जॉब भी करती हैं, लेकिन ये शिकागो जो कि मुकम्मल तौर पे डेमोक्रेट एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसका ताल्लुक है। तो इसने ये भी किया कि इसने 2 ईमेल अपने जो लोकल स्कूल्स हैं उनको भी भेजी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप उसके बेटे को मारना चाहती हूँ, अच्छा। तो फिर उसको सेल्फ डिफेंस का नाम दे दूंगी। तो उस वाले से जो हेडमास्टर था स्कूल का, जो प्रिंसिपल था, उसको भी ईमेलें भेजी और उसके बाद फिर इसने अक्रॉस ईमेल भेजने की कोशिश की, फिर और वो इंटरसेप्ट हुई और उसको पकड़ लिया गया। तो बिल्कुल एक वो लोकल, आप जिसे कहते हैं कि घर बैठे हुए किसी बंदे ने सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप को उसके बेटे को मार देना चाहिए, तो इसने आई थिंक इसका मोटिव तो यही था। जो इसके जो अपार्टमेंट की तलाशी ली है उन्होंने और इसके जो कंप्यूटर और लोगों को इंटरव्यूज किए हैं, इसके फैमिली मेम्बर्स, तो वो खातून तो नॉर्मल हैं, लेकिन उनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं मिली। जो सीक्रेट सर्विस थी वो उनकी ये कोशिश थी कि कोई इंटरनेशनल जो हो सकता है किसी इन्फ्लुएंस के साथ इसने ये काम करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कोई ऐसा लिंक मिला नहीं। कोई चाइना रशिया निकाले इसमें से कोई? बिल्कुल ऐसा। तो अब जो गिरफ्तारी हुई है इनकी, तो इन खातून के ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी और फिर ये छोड़ देंगे या ये इनको रखेंगे अंदर ही अभी? हाँ, इसकी जो मिनिमम तो इसकी इनको अगर तो वाकई प्रूव हो जाता है कि इसने राइट स्टेट ऑफ माइंड में मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं थी, नशे में नहीं थी, या
अंडर स्ट्रेस नहीं थी या इसको साइकोलॉजिकल इश्यू नहीं थे, अगर इस तरह का कोई मामला नहीं होता तो इसको मिनिमम 7 साल की कैद होगी, और अगर इसने कोई बड़ा जुर्म किया हुआ, इसी दौरान कुछ और चीज़ें बरामद हो गई तो इसको 18 साल तक कैद हो सकती है। अच्छा सर, अब एक और मामले की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज गिरफ्तारी देनी है। अब 2 मामले चल रहे हैं, एक तो रिपब्लिकन्स की प्रेसिडेंशियल डिबेट्स चल रही हैं, हाँ। उसमें डोनाल्ड साहब आए नहीं, माइक पेंस वगैरह चल रहे हैं उधर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ। तो ये क्या है गिरफ्तारी वाला? जो सबसे पहले तो थोड़ा सा वो केस बता दें कि जॉर्जिया के इंतखाबात में उन्होंने कैसे मदाखलत की और क्या हुआ, और अब वो गिरफ्तारी क्यों देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने इस वक्त अपनी पोजीशन ली है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के खिलाफ इन्होंने पोजीशन ली हुई है, तो उसी हवाले से ये गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज फाइंड समथिंग कि जिसमें उनको वो पॉपुलैरिटी मिले, लोग सिंपथीज मिले, लोगों की जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली वाइट वोट बैंक, तो उसको वो बताएं कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो जो जॉर्जिया में हुआ, इन्होंने इनका ये कहना था कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, इलेक्शन के अंदर इनके अलावा जो है वो सारी जो मशीनरी ने इस्तेमाल की हुई है, उनको इलेक्शन से हराया गया है। तो वो जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसके ख़िलाफ़ इन्होंने आज जो है वो जो इंडाइसमेंट हुई है उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी देने का फ़ैसला किया। तो टोटल जिनके खिलाफ अभी तक जो केसेस हैं वो 30 केसेस हैं, जिसमें से 4 के तो वो पहले ही वो कर चुके हैं, ये 5वां होगा जिसमें वो गिरफ्तारी देंगे, और उसके बाद वो अभी 3 दिन पहले उन्होंने 2 लाख ज़मानत भी दी है एक केस के अंदर। तो ये जो अभी तक जो ज़मानतें हुई हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और उसके बाद जो इनके खिलाफ जो मज़ीद जो हो रही है मुख्तलिफ रियासतों में प्रोसिक्यूशन, उस ख्याल से ये इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दे। इनका ये कहना है कि सारे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी इस वक्त इनके खिलाफ लगी हुई है, और वे वाकई इनके खिलाफ वो और ये काम भी कर रही है, उनके वोट बैंक को बाहर निकालने में उनकी रैलीज जो है वो सक्सेसफुल हो रही हैं। जब वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जब वो बात होती है तो ही इज़ लीडिंग विद बहुत बड़ी मार्जिन के साथ वो लीड कर रहे हैं। जो इनके जो काउंटर पार्ट हैं जिसमें सेनेटर भी मौजूद हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर जो सियासतदान हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके और उनके दरमियान में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो वो लोग अभी भी 2%, 4%, 10% पे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जो है वो 55% पे इस वक्त है, रिपब्लिकन पार्टी जो प्राइमरी के लिए वो रन करेंगे। तो उस हवाले से जो रिपब्लिकन पार्टी इस डीप क्राइसिस, अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाते हैं और वो इलेक्शन को रन करते हैं, तो एक जो इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत बड़ी ट्रबल में हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो वाकई वो करें जो वो इस वक्त वो जिस चीज़ का नारा लगा रहे हैं कि वो FBI को ख़त्म कर देंगे, जो लोग पुलिस के बारे में बात करते हैं उन लोगों को उठा लिया जाएगा, जो मुख्तलिफ लोग जो मशीनरी उनके साथ इस्तेमाल हो रही है वो सारों को उठा लिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे जो जिसके ऊपर सबका इत्मीनान है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 जजेस होते हैं, जिसमें 5 इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 4 डेमोक्रेट पार्टी के हैं। अगरचे रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने सदर ट्रंप को कोई रायत दी हो, अगरचे वो उनकी अपनी पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वो जब व्हेन इट कम्स टू लॉ तो वो नोबडी इज अबव द लॉ। तो उस हवाले से जज जो है रिपब्लिकन पार्टी के और डेमोक्रेट पार्टी के, सोच रही थी इसका क्या मतलब होता है? ये थोड़ा सा हम जैसे जोहला को जरा एक्सप्लेन तो करें। जज तो किसी पार्टी का हमारे यहाँ तो कहते हैं नहीं होना चाहिए, ये क्या सिस्टम है? जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की नॉमिनेशन होती है उसके अंदर जो सारा प्रोसेस होता है, तो हर जज की एक अपनी वो बैकिंग होती है कि कौन सी पार्टी जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो उसके बेस के ऊपर जो इनकी जो सिलेक्शन होती है कम्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो जॉर्ज बुश जब आए थे, सदर जॉर्ज बुश के बाद जो आए थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगाया। तो यहाँ पे एक 2 चीज़ें हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी नॉमिनेशन जो होती है वो सेनेट और कांग्रेस की अप्रूवल के बाद, और फिर सदर जो है उसके ऊपर साइन करता है तो वो हो जाती है।
तो उस हवाले से जो उसकी जो एफिलिएशन होती है वो किस पार्टी से है वो काउंट की जाती है कि ये डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है। तो जॉर्ज बुश ने उसको लगाया, तो दूसरा ये यानी कि किसने उसको अपॉइंट किया? अपॉइंट नॉट ओनली अपॉइंट किया कि उसकी एफिलिएशन किस पार्टी से रही है, और दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायर नहीं होता, तो जितनी देर चाहे वो सर्विस कर सकता है। तो उस हवाले से जो जजेस आ रहे हैं वही चल रहे हैं। तो इस वक्त एक जज का जो फैसला था वो साबिक सदर ट्रंप ने किया था अपने दौर में ही, और उसी ने ही इनको इंडाइस किया था, वन ऑफ द जजमेंट अगेंस्ट ट्रंप। तो उस हवाले से लोगों का इत्मीनान है कि इस वक्त जितनी मर्जी लगाया भी ट्रंप ने और उसी के खिलाफ हो गया वो बंदा। उसी के खिलाफ तो नहीं, उसने कानून को बेसिकली सामने रखा, उसको कहा कि जी कानून सही है, ठीक है। अच्छा हाँ, कानून इज एवरीथिंग, लाए चाहे जो भी, लेकिन कानून इज एवरीथिंग। अच्छा ये बताएं क्विकली कि ट्रंप के ऊपर इस वक्त टोटल केसेस हैं कितने? एक तो वो 30 अच्छा 30 हैं, ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुर्रमशहजाद साहब हमें वक्त दिया और ट्रंप के साथ क्या हो रहा है ये समझाया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात अब हम करेंगे चांद्रयान 3 की और पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन था जो कि उस पर उस वक्त काम हो रहा था। ये बड़ी डिटेल की हमारी एक डिस्कशन है जो आज न्यूज़ को अपने प्रोग्राम में जगह ना दे, मेरा ख्याल है। अरे सब जहाँ दुनिया सारी बात कर रही है तो फिर अब बात कर ही लेते हैं हम भी। मान ले भाई, मान ले जी, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया। हाँ, इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम्स का, इस पे हम खास तौर पर बात करेंगे। लेकिन जो खास तौर पर जुनूबी कुतुब जो है, हाँ, उससे पहले आपको ये भी बताएंगे हम कि जो जुनूबी कुतुब या कुतुब जुनूबी चांद का जो हिस्सा है उसमें साइंसदानों की तवज्जो क्यों है इतना क्या मरकज वो बना और अभी तक कोई गया नहीं है वहां पर। और भारत अपना पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चांद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था। और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग के दाढ़े मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उसने फायदे गवाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये उसकी बात थी जो मुझे याद है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस हिस्से की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है, इस हिस्से की तरफ कुतुब जुनूबी की तरफ इतनी तवज्जो क्यों है साइंसदानों की, क्यों ये मरकज बना हुआ है तवज्जो का? तो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ बर्फ की मौजूदगी का इम्कान है। 2009 में नासा के एक मिशन को चांद के जुनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले थे, कुछ इशारे मिले थे। और ये भी इंडिया की मरूने मिन्नत था, क्योंकि 2008 में इंडिया वालों ने जो भेजा था ना पहला, उसकी कुछ डिस्कवरी इसके कनेक्शन इससे मिलते हैं, फिर नासा वाला ने बात की थी। बिल्कुल। अच्छा, उसी बरस यहाँ सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी का भी इंकिशाफ हुआ था और सवाल ये पैदा हुआ था कि साइंसदानों को चांद पर पानी की मौजूदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? बंदा वहां पहुंचता है, प्यास लगे पानी पी ले, ये क्या अजीब सवाल है। बंदे असल में नहीं, इसका हर चीज का जवाब है। वैसे इन्होंने जो ये काम किया है इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। इतना तवील सफर करके गए हैं वो ऊपर चांद पे पानी पीने, चांद पे गए, बंदा प्यास लगे असल में हाँ, तो इसकी पानी में दिलचस्पी क्यों है, ये सवाल था ना। तो इसका जवाब ये है कि असल में साइंसदान चांद पर तवील अरसे के लिए खलाबाजों को रखना चाहते हैं, यानी कि वहां पर मिशन हो, वहां पर काम हो, वहां पर ही ये रहें। अगर यहाँ पानी मिल गया तो इसकी वजह से पानी का पीने का जो पानी है उन्हें मैसर हो जाएगा। और हाउसिंग सोसाइटी अगर डेवलप करनी है चांद पे तो उसके लिए तो उसमें हम आगे होंगे, उसमें हम आगे अच्छा, इसके अलावा इस पानी के जरिए वो साइंसी आलात को ठंडा भी रख सकेंगे, जो कि जाहिर है वहां पर एयर प्रेशर होगा, गर्मी होगी, जो भी है मैकेनिज्म्स उनके जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए पानी की जरूरत होगी। उसके लिए जमीन से भी मतलब भारी मिकदार में पानी नहीं ले जाना पड़ेगा।
अदरवाइज तो इन्हें फिर ज़मीन से भारी मिकदार में पानी ले जाना पड़ेगा, वो एक एडेड वेट है उनके साथ। अच्छा, इसी तरह पानी के अनासर को अलग करके उसमें से ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन निकाली जा सकेगी अगर वहां पर पानी मिल गया तो। जी, पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाँ, ये यानी याद है। पानी के इतनी मॉलिक्यूल, साइंस तो मैंने भी पढ़ी है। H2O और तो CO2। 2 H निकलेंगे और एक O निकलेगा। हाँ, और CO2 भी है, बिल्कुल। अच्छा, ये चंद CO2 फवायद, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल, ये दो तो याद ही है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, फिर अब ये चंद फवायद हैं जो चांद पर पानी की मौजूदगी को अहम बनाते हैं। लेकिन मसला क्या है, ये जो हिस्सा है ना चांद का, इस पर लैंडिंग बड़ा दुश्वार काम साबित हुआ। आप गए हैं? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन वो फटा ना, रूस का क्या नाम था उसका, लूना, मिशन, बिल्कुल। ये चंद रोज कबल उसकी कोशिश थी और इसी कोशिश में वो गिर के तबाह हुआ था। क्योंकि चांद का जो जुनूबी हिस्सा है, एक तो उसकी जो सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जो शहाब साकिब वहाँ पर गिरते रहते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं। और फिर चांद पर पहुँचने की जो दौड़ है उसमें यह ख़तरा भी था कि आलमी कुव्वतें इस पर काबिज होने की कोशिश करेंगी। भाई चांद पे कब्जा है, अब आप क्या कर लेंगे? नहीं तो चांद पे कब्जा कर लें, अब हमें, हमारा क्या ताल्लुक, हम दुनिया में रहते हैं, चांद पे रहते हैं। नहीं तो ये चांद पे कब्जा करके देखो, मजबूर हमारी दुनिया में चांद फिर भी निकलेगा तो सही ना, चांद उसको तो निकलेगा। नहीं रोक सकते। हो सकता है वो कुछ कर ले गड़बड़ उसकी, भाई जिसका कब्जा, ठीक है। कब्जा सच्चा, ठीक है, दावा झूठा, हाँ, ये ठीक सुना है। है आपने? हाँ। अच्छा, अब 1967 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आउटर स्पेस ट्रीटी किया था और उसके ज़रिए ये मामला उन्होंने तय किया था। और इस मुआहदे के मुताबिक कोई भी मुल्क चांद की मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। लेकिन इसमें मुआहदे में जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनका कोई जिक्र नहीं है, वो वहाँ पर जा सकती हैं, आ सकती है, कोई भी ले जा सकता है, तो अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा अमेरिका ने चांद के रिसोर्सेज के मुतालिक भी चंद उसूल तय किए, जिस पर 27 ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन रूस और चीन ने नहीं किए। ये हमेशा ये तो होना ही था कि भाई रूस और चीन क्यों करेंगे, और ज़ाहिर है उसकी वजह से ख़दशा ये है कि मुस्तकबिल में चांद के जो वसाइल हैं, जब वो एक्सप्लोर हो जाएंगे और जब उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो उसके इस्तेमाल पर मुख्तलिफ अक़वाम में होंगे झगड़े। और इन तमाम ख़दशात के बावजूद फिर देखें, अब इंडिया सामने आया और उसने काम किया और वो जुनूबी हिस्से पर उसने भेजा। और अब देखते हैं कि ये एक बेसिकली वो एक स्टेप है, और इसके बाद अब उस जगह पर जाना बाकी लोगों के लिए आसान होगा। क्योंकि ये बड़े बड़े जो मुल्क होते हैं ना, ये जब इतने बड़े बड़े मिशंस कर रहे होते हैं तो कोलैबोरेटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल, साथ नॉलेज मिलकर भी शेयरिंग करते बहुत हैं। सारी होती बिल्कुल, है, जर्मनी और का भी स्टेटस हो बड़ा, जाता है। बिल्कुल, और जर्मनी का भी बड़ा प्रोग्राम है स्पेस के हवाले से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 ममालिक गए हैं तो प्रोग्राम्स ही इनके हैं, प्रोग्राम्स और भी बड़े ममालिक के हैं। लेकिन ये है कि कामयाबियां हमारा भी है, प्रोग्राम हमारा भी है, लेकिन हम जाएंगे, बस ये प्रोग्राम है हमारा। हाँ, ये है बस। लेकिन कामयाबियां जो हैं वो इन ममालिक हुई हैं क्योंकि इन्होंने सीरियसली उस चीज़ को परसू किया है। अब मुस्तकबिल में मजीद ममालिक भी इस सफ़र में अपना अपना हिस्सा डालने की तैयारियां शुरू कर देंगे। और जाहिर है पाकिस्तान को इससे बहुत सीखने की ज़रूरत है। जहां पर किसी का क्रेडिट बनता है, आप उनको बिल्कुल क्रेडिट दें और ड्यू दें, और इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे ये दुनिया को नज़र आएगा कि भाई यू आर सीरियस इन थिंकिंग फॉर द फ्यूचर, और आप भी उस तरफ जाने की सलाहियत भी रखते हैं, और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे साइंसदान पैदा हुए। हमने डॉक्टर एक्यू खान को भी देखा, हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी देखा। डॉक्टर अब्दुल सलाम तो सुपार्को के पहले हेड थे। बिल्कुल, सुपार्को के पहले हेड थे, और बाद में फिर हमने वो भी माजी का हिस्सा है कि उनको ज़रा साइड लाइन किया गया, और फिर साइड लाइन करने के बाद बाकी जो लोग आ गए उन्होंने क्या कैपेबिलिटी है, क्या करकर्दगी है, ये सारी चीज़ें हमें प्लान करनी हम जरा डिटेल में काम करते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। और हमारे पास मुख्तलिफ जो अहम मेहमान हैं वो भी इस मामले में बात करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन ज़रा आप पब्लिक कॉल्स भी ले लेते हैं। कॉल्स जो हैं वो फ़ोन लाइन्स प्लीज़ ऑन कर दीजिए। लोगों के जो ख्यालात हैं प्यार मोहब्बत से, अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज में, ताकि जो फैमिली सुन रही है वो सुन सके, उनको टीवी म्यूट ना करना पड़े, और हमें उठाकर हमारे मालिकान बाहर ना रखाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जहन में रखिए। बातचीत करते हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जी डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर ये बुनियादी तौर पर तो भारत की वजह से हुआ है कि वो पहुंच गया वहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि अब हमारा जो दो एस्पेक्ट्स पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि आप जिस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी में ये पूरा एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये इदारा क्या काम करता है, और हमारे साइंसदानों की या हमारे जो फ्यूचर स्पेस साइंटिस्ट हैं उनकी डेवलपमेंट्स के लिए हमारा तालीमी निज़ाम और आपका इदारा और यूनिवर्सिटीज़ हमारी क्या कर रही हैं, किस लेवल पर हैं हम?
जी, हमारा इदारा तो हम जो है अंडर ग्रेड और ग्रेजुएशन लेवल की जो तालीम देते हैं, तो इसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी फोकस कर रहे हैं। हम एरोस्पेस साइंस यानी कि रिमोट कंट्रोल फ्लाइट की डिज़ाइनिंग वगैरह पे भी काम करवाते हैं। NAD यूनिवर्सिटी जो है हर साल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें NAD यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और इसी तरह से रिसालपुर एयरफोर्स के स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल हमारे स्टूडेंट ने RC फ्लाइट के डिज़ाइनिंग में फ्लाइंग में पहली पोजीशन हासिल की। तो हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ है उसके लिहाज से हम अपने स्टूडेंट को स्पेस टेक्नोलॉजी की जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल में जी अच्छा, समझने की ज़रूरत है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया है, तो वो उनके अपने साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत बड़ा यानी कि माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। तो अब हम जब अपने स्पेस प्रोग्राम को देखते हैं तो असल में हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, तो आपको पता है पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने चाइना की एक कंपनी है ग्रेट वॉल के नाम से, उस कंपनी का नाम है, जो कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर है, तो उनसे MOU साइन किया है। तो बहरकैफ हमने चाइना की कंपनी की मदद से पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और हाल ही में 2019 में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लो एल्टीट्यूड पे यानी 500 किलोमीटर की हाइट पे होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपके यानी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसी तरह से इसमें को डिफेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया है। तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क क्या है, हमने पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया, ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें आप याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी या कंट्री जो है ना, टेक्नोलॉजी कभी भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आप खुद कफील नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, उन्होंने प्लांट भी लगाया है, लेकिन अभी तक वो क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो हमारे जो हालांकि बहुत सारे इंजीनियर्स काम भी करते हैं इनके कंपनीज़ में, लेकिन अभी तक हम अगर कहा जाए कि पाकिस्तान इंजीनियर जो है एक कार का इंजन बना ले तो नहीं बना सकेंगे। मेरे अब्दुल कदीर साहब से एक मरतबा मुलाकात हुई थी, हमने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। जब पाकिस्तान ये स्पेस एजेंसी ने ये जो चाइना की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे पहले जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो कदीर साहब ने कहा, मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा था कि आप हमें दे दें या हम इसको बना के देंगे। उसकी वजह समझ ली क्यों उन्होंने कहा था कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने, कदीर साहब ने एटम बम तो बनाया, लेकिन साथ में एटम बम के लिए हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्वायर की। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का अपना एक टेक्नोलॉजी है, हम काफ़ी आगे बढ़ गए। तो असल में ये सैटेलाइट जो होता है ना, सैटेलाइट का समझ लीजिए इंजन जो होता है ना, वो रॉकेट होता है। इसके दो हिस्से होते हैं जो भी सैटेलाइट होते हैं, एक तो प्रोपल्जन होता है जिसको हम रॉकेट कहते हैं, और दूसरा पेलोड होता है जो कि हम बाद में लैंडिंग करते हैं। जैसे ये जो विक्रम लैंडर है, ये एक पेलोड था इसने। तो हमें वो साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए जो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और कुछ हमें स्पेस एजेंसी से भी। तो वो कदीर साहब मरहूम ने मुझसे कहा कि हुकूमत की तरफ से उनको ये रिस्पॉन्स आया कि नहीं, ये तो इस पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी जो है उसकी जिम्मेदारी है, उनका डोमेन है, तो इसलिए हमने उनको दिया। तो बहरकैफ लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हमको मैं यानी कि आपको कह सकता हूँ 50 साल भी हो जाए, तो अगर इस तरह का हम दूसरी कंट्री से मिलकर काम करेंगे वो तो करें, लेकिन हमारी साइंटिस्ट की एक टीम होनी चाहिए जो खुद अपना ये प्रोजेक्ट जो है बनाए और मैन्युफैक्चरिंग करे। आपके ख्याल में क्यों नहीं बन सकी? मतलब क्या खदशात होते हैं? हमारे अपने मुख्तलिफ इदारों के लोग, जाहिर है जिसमें साइंस भी हो, जिसमें सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, डॉक्टर समर मुबारक साहब हमारे साथ हैं, मतलब इदारों का हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने स्पेस प्रोग्राम को क्यों नहीं उस तरह से जो आप बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं हो पाया? नहीं, हमने बहुत पहले 10 साल या 15 साल पहले हमने पाकिस्तान ने आपको पता होगा कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन वो लॉन्च के बाद ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला था कहाँ चला गया। तो शायद हम उससे नर्वस हो गए। हमने जो हमारा इंडिजिनसली जो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए था, हम रिसर्च किया, तो वो हमने फिर शॉर्टकट निकाला। हमने वो भी ज़रूरी, ये फॉर द टाइम बीइंग ये तो आप चलते रहें, तो आपको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आजकल जो पूरा आपको पता है कि सारी चीज़ें जो है ना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी
के बेस पे है। तो असल में अभी भी हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेज दिया, तो सवाल ये होता है कि उससे हम कितने कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्योंकि जैसे नासा के जैसे सैटेलाइट्स होते हैं ना, तो आपने देखा गूगल मैप उन्होंने बनाया, इसी तरह से ये गूगल मैप होता है तो ये जो मुख्तलिफ ये करीम है, ऊबर है के सर्विसेज में यूज़ होता है, तो वो उनको पे करते हैं। तो मैंने एक मतलब HEC के कमेटी में था, जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कमेटी है, तो मैंने उनको कहा भी हमें नासा के से सीखना चाहिए, तो हम भी अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो भेज दिया, तो हमारे पास डेटा तो मौजूद है, तो इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करें। लेकिन असल में एक तो मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तानी चाइना की कंपनी से कर रहा, चलें करें, लेकिन आपको पता है इसके लिए पे करना पड़ता है, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर आपको कंपनी को पे करना, हो सकता है ये बिलियंस में चला जाए। ये मिशन, ये स्पेस मिशन बहुत यानी कि कॉस्टली होते हैं, दूसरे कंट्री से करेंगे। ये जो हमने मतलब वो नर्वस हो गए, हाँ, ये वही पहला वाला गायब हो गया, तो खैर है, तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह के मामला तो होते रहते हैं। जो दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हैं 2019 वाला, ये तो हमने यूज्ड खरीदा था ना अमेरिका से। नहीं, ये हमने चाइना के मदद से, चाइना जो कंपनी है वो हमारा पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो हमने भेजा है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज़ का है, समझे? नहीं, ये भेजा है, बनाया किसने था ये? अब ये आप जाहिर सी बात है, अब दोनों का म्यूचुअली प्रोडक्ट है। अब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये तो आपको पाकिस्तान स्पेस एजेंसी बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शायद अच्छा, हम क्यों नहीं बना सकते, ये ज़रा इस पर बात करते हैं। थोड़ी सी मैं आपसे ज़रा एक लम्हे की ज़रा इजाज़त चाहूँगा। हमारे कॉलर भी हमारे साथ है, अली साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी अली साहब फरमाइए। सर मेरा सवाल इनसे ये था कि हमारा जो कौमी बजट होता है हर साल का, तो क्या हम लोगों के लिए भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए कोई बजट अलॉट होता है, या बजट ही नहीं होता कि हम भी इसके ऊपर कोई काम करें? ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, $75 मिलियन का बजट था जो कि चंद्रयान 3 का था। हाँ। $75 मिलियन में वो चांद पे पहुंच गए जी। $75 मिलियन 3 का सिर्फ ये जी, 3 का बिल्कुल। अच्छा, तो सर हमारा जो बजट वगैरह कुछ होता है इस हवाले से? नहीं है बेलकैप जो हमारा जो आपको जैसे मैंने कहा ना कि हमारी जो स्पेस एजेंसी जो सुपार्को है, तो वो अभी तक तो जो डिफेंस के अंडर में आता है, जो आपके डिफेंस के अंडर में आता है, तो इनकी खातिर का बजट होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इसके लिए, जैसे मैंने कहा सुपार्को भी काम कर रही है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, लेकिन वो हम जैसे मैंने बताया कि चाइनीज़ कंपनी की मदद से काम कर रही है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई सैटेलाइट्स लॉन्च कामयाबी से लॉन्च किया। हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी अभी ऑर्बिट में हैं, जो कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे। इसी तरह से मैंने कहा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो भी हमने 2019 में लॉन्च किया है, लेकिन मैंने कहा कि इसमें मदद जो है चाइना की हासिल है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट की एक टीम हो, जैसे हमने एटम बम जो है पाकिस्तानी अब्दुल कदीर साहब और उनके जो टीम थी उन्होंने बनाया। तो वैसे हम अभी यानी कि हम जो खुद कफालत में नहीं है स्पेस टेक्नोलॉजी पे, हम डिपेंडेंट हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमें खुद अपनी ये तो सर अगर हम इस तरह काम करते रहे जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले 50 सालों में हम कुछ सोच सकते हैं चांद की तरफ जाने का? इसमें वही है कि हम ऐसा नहीं है कि वही कि आप अभी आप चाइनीज़ कंपनी से एग्रीमेंट कर लें तो कम से कम नॉर्थ पोल में तो आप जा ही सकते हैं। साउथ पोल जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन, मैं बता दूं क्यों मुश्किल हुआ। लोगों ने अभी तो अमेरिका और चाइना अभी प्लानिंग कर रहा है। जी। आपको मालूम है अभी तकरीबन पिछले हफ्ते ही रूस ने कोशिश की थी, नाकाम हो गया था। उसकी वजह यह है कि जो साउथ पोल है ना, साउथ पोल जो है वो बहुत ही रफ सरफेस है। वहाँ पर यानी कि वाटर आइस है, इसी तरह से फ्रोजन आइस है, और सरफेस ट्रेन जो है ना वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तस्वर किया जाता है कि बहुत ही मुश्किल मिशन होता है। तो देखें इंडिया ने एक मुश्किल मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया, तो बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक हिस्ट्री कायम किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब, हमारे साथ एक और कॉलर है जी इस्लामाबाद से, आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब आपने जी जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी सर फरमाइए। आपका सर प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। और इंडिया पहुंच गया, उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली, नो डाउट वो चांद पे पहुंच गया। लेकिन एक चीज़ में वो हमसे ज़्यादा तरक्की कभी नहीं कर सकता, वो है महंगाई। जिस कदर महंगाई हमारी हुकूमत करती है ना,
वो इस लेवल तक सर देखें, जा ही नहीं सकता। सर देखें, आज हम चांद की बात कर रहे हैं, सॉरी टू से, ये महंगाई कल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। ये चलती रहेगी। ये आपने कहा ना हमसे ज्यादा इसमें तरक्की नहीं कर सकता, तो इसमें हमें वो बीट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये हम करेंगे कल बात। चंद्रयान के हवाले से सर बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका जो है, जिसको कि चीन का डर था कि वो चीन ना दुनिया पे काबिज हो जाए, तो उसको अब इंडिया से भी डरना चाहिए कि वो इंडिया ही ना दुनिया पे काबिज हो जाए, जिस तेजी से वो चल रहा है। आमिर साहब को मेरी बात पसंद नहीं आई है। थैंक यू आमिर साहब इंटरेस्टेड महंगाई में ही थे, लेकिन देखें ये एक माइंडसेट है। आमिर साहब ने वैसे तो बात सही की है, हमें बीट नहीं कर सकता वो महंगाई में, लेकिन हम महंगाई छोटी छोटी आटे की बोरी, चीनी, दाल, घी, शक्कर इसी में अटके रह गए और वो चांद पे उतर गए। 47 में दोनों ममालिक जो थे आज़ाद हुए थे, दोनों के एटमी प्रोग्राम है, दोनों के बेहतरीन साइंसदान हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वो हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। 7.3951 बिलियन जो है सुपार्को का बजट था, रुपीज़ 7.39 बिलियन 2022-23 का PSDP का फंड जो सुपार्को को गवर्नमेंट ने एक तरह से मार्क करके दिया है। अब सुपार्को पे है कि भाई वो इस अरबों रुपए के बजट का करते क्या है। सर जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका। आपने बताया कि जी क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। थैंक यू। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो शख्सियत है जो कि स्पेस साइंटिस्ट है, पाकिस्तानी है, बिल्कुल तुर्बत से ताल्लुक है इनका। इनके गांव में बिजली नहीं थी, इनके गांव में बल्ब नहीं जलता था, और फिर ये कराची गए और फिर पाकिस्तान के दीगर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के ये कैम्ब्रिज लंदन पहुंचे, बरतानिया पहुंचे, और वहाँ पर अब उनके स्पेस प्रोग्राम का ये हिस्सा हैं, सीनियर रिसर्च फेलो हैं, और अपनी मदद आपके तहत पहुंचे हैं जी, कामयाबी हासिल की है इन्होंने, लेकिन एक बहुत वास्ट तजर्बा रखते हैं, बहुत वास्ट इनकी रिसर्च है। डॉक्टर यार जान अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अब ये जो इंडिया चांद के जुनूब में पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है, ये खबर है जी, अब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च फार साइड ऑफ द मून, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं आपकी करेक्शन करूं कि ये पहला फार साइड पे मिशन नहीं है। इससे पहले चंगी 4 चाइनीज मिशन जो था वो भी फार साइड पे उन्होंने शायद 1000 आवर्स से ज़्यादा का डेटा इकट्ठा किया है। अच्छा। और वो अभी भी शायद कम्युनिकेशन में है। तो देयर हैज बीन मोर देन 60 मून मिशंस सो फार, लेकिन फार साइड पे चंद ही मून मिशंस हैं, और उन चंद मून मिशंस में से इंडिया एक है जिसने फार साइड ऑफ द मून पे मिशन भेजा। ये बहुत अहम बात है। आप देखें साइंसी लिहाज से बहुत अहम बात है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज जो वहाँ से आएगा वो पूरी दुनिया के लिए मुफीद होगा। और इसके अलावा इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इंडिया की जो नेसेंट स्पेस इंडस्ट्री है, इससे उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आप देखें दुनिया भर में जो अभी स्पेस इंडस्ट्री है, हालांकि बहुत ज़्यादा काम हुआ है स्पेस में, लेकिन अभी भी आई वुड से कि जो स्पेस इंडस्ट्री है वो अपनी नेसेंट स्टेज पे है। अगर अभी भी स्पेस से रिलेटेड अच्छा काम हो तो यू कैन डू अ लॉट इन दी फ्यूचर स्पेस इंडस्ट्री। और आप अगर अभी जो भी काम करते हैं और उसको पायनियर करते हैं तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट as the industry develops further। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि जो स्पेस इंडस्ट्री है दुनिया में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और इस तरह के मिशन से आपके नेशन का मोराल भी बूस्ट होता है। आप यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इस फील्ड से मुतासर होती है और इस तरह का काम करती है, और उनके लिए एक इंस्पिरेशन की हैसियत रखते हैं इस तरह के मिशंस। और इसके अलावा आप देखें कि उनको ज़ाहिर है इससे बहुत ज़्यादा उनकी इंडस्ट्री को, स्पेस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। और इंडिया ने ये भी साबित कर दिया कि आप यू डोंट हैव टू बी रशिया और यू नो अमेरिका और चाइना टू गो टू द मून, और बाकी इंडिया इज द फर्स्ट वन जो आई थिंक डेवलपिंग कंट्रीज से जो कि मून तक पहुंचे हैं, चांद तक पहुंचे हैं, और फार साइड ऑफ द मून तक पहुंचे हैं, और वहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा इकट्ठा करेंगे अबाउट द केमिकल कंपोजिशन, कि वहाँ की जो केमिकल कंपोजिशन है, वहाँ की जो सॉइल है उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बनी है,
और वहाँ के थर्मल इफेक्ट्स क्या हैं, वहाँ का जो एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स, कौन सी धातें वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम इंफॉर्मेशन होगा जो कि चंद्रयान 3 लाएगा, उनका विक्रम लैंडर और वो जो रोवर जो विक्रम लैंडर वहाँ पर ले जा रहा है, वो सब ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाएगा। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारा भी स्पेस प्रोग्राम था, अभी भी मैं वही खबर देख रही थी, कितना बजट है इस साल भी 2500 मिलियन का जो बजट है वो एलोकेट हुआ है पाकिस्तान स्पेस सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में हमारा भी स्पेस प्रोग्राम था जो कि 1960s से 70s में तो बड़ा तेजी से तरक्की कर रहा था, बड़े उसके साइंटिस्ट हमें नाम भी नजर आते थे, खबरें भी उसके हवाले से सुनते थे, नासा के साथ कोलैबोरेशन थी। हमने क्या गलती की और हम क्यों नहीं आगे बढ़ सके? हम तो ठीक ठाक ट्रैक पे भी थे, अच्छी स्पीड से जा रहे थे। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान 1960s में 70s में जो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था, जो रेबर के नाम से रॉकेट्स लॉन्च हुए थे, जो कि बहुत कामयाब थे और वो नासा के कोलैबोरेशन के साथ हुए थे। ज़ाहिर है उस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो बाकी मुहर्रिकात थे, वो बिल्कुल अलग थे और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो काम उस वक्त हुआ वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए था। टू एन एक्सटेंट वो ज़ाहिर है कंटिन्यू रहा है और उस तरह का काम हुआ है, लेकिन जिस तरह हमें उस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी शायद वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम शायद स्पेस इंडस्ट्री में उतने आगे नहीं हैं जितना हम हो सकते थे। खैर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो स्पेस इंडस्ट्री है वो अभी भी अपने नेसेंट स्टेजेस में है और बहुत सारा काम हो सकता है स्पेस इंडस्ट्री में, और उसके लिए हमें उस तरह की रिसर्च, उस तरह का काम करना पड़ेगा जो कि हमें फ़ायदा दे। हम इंडस्ट्रियल बेस्ड रिसर्च करें, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं और अपने यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च सेंटर्स में इस तरह की रिसर्च मुतारिफ कराएं जिससे हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा मिले और वैसी रिसर्च ना हो जो कि अभी बहुत ज़्यादा आम है कि हम पब्लिकेशन की दौड़ में लगे हुए हैं और ऐसी पब्लिकेशंस जो कि हमारे लिए बदनामी का सबब बनती हैं, प्लेजरिज्म के इल्ज़ाम लगते हैं और उससे हमारे माशरे को कोई फ़ायदा नहीं होता। रिसर्च वो होनी चाहिए जिससे हमारे माशरे को फ़ायदा हो और हमारे माशरती जो मसाइल हैं, चैलेंजेस जो हमें दरपेश हैं, उनका वो हल निकाले। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट करें कि अगर पाकिस्तान को चांद पर पहुंचना है तो पाकिस्तान को एक तो ये कि हमारी इस वक्त कैपेबिलिटी क्या है और हमें करना क्या होगा। देखें, चांद पे जाना ही सब कुछ नहीं है। सामीन और नाजरीन को शायद इंटरेस्ट हो इस टॉपिक में कि जब चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने उसको नाकामी करार दिया था और मैंने उसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था और अभी ये देखें साबित हुआ कि उन्होंने उससे कितनी सीख हासिल की और फिर उससे भी बड़ा मिशन वो लाए और वो कामयाबी से उसको पहुंचाया। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था चंद्रयान 2 के बाद, उसका टाइटल ये था कि लेट्स गो टू द मून बट स्लोली, और ये डॉन में पब्लिश्ड है, अगर किसी को पढ़ना है तो उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि देखें मेरी जहाँ तक समझ बूझ है, आपको अपने मसाइल और अपने जो माशरती चैलेंजेस हैं और जो आपके सोसाइटी के और आपके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी बिना पे आपको वो रिसर्च करनी चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री को, जो आपके माशरे को और आपके लोगों को फ़ायदा दे। तो स्पेस पे जाना ज़ाहिर है बहुत ही बड़ा काम है और स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन स्पेस के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, इन तमाम फील्ड्स पे हमें काम करने की उस तरह ज़रूरत है जिससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे और हम बतौर माशरा आगे बढ़ें और जो हमारे माशरती मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उनका हम हल निकालें। तो अगर हम उनके हल के उसूल के लिए रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, हम यूथ को एम्पावर करते हैं
और उनको ये डिसीजन मेकिंग पावर देते हैं कि वो इस तरह के फील्ड्स में आके काम करें, रिसर्च करें और ऐसी रिसर्च करें जिससे नई इंडस्ट्री जनरेट हो और जो हमारे करंट इंडस्ट्रीज हैं उनको फ़ायदा हो और इस तरह की रिसर्च ना हो जो कि सिर्फ पब्लिकेशन की एक दौड़ हो। तो फिर हम स्पेस पे भी जा सकते हैं और स्पेस से रिलेटेड भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यारजान अब्दुल समद साहब, स्पेस साइंटिस्ट मौजूद थे हमारे साथ। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर बात हो रही है, आपकी कॉल्स लेते हैं। फ़ोन नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है और आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि हम कहाँ पीछे रह गए, क्यों हम इस मामले में आगे नहीं जा रहे और भारत चांद पर पहुँच गया। बिल्कुल, हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और आपके मुताबिक जो साइंटिफिक फील्ड्स में हमारी तरक्की है या हमारा रुझान है साइंस की तरफ, क्या जो आजकल के बच्चे हैं जो आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे अपने हाथ में, क्या उनका साइंस की तरफ तरीक़ाकार, जिस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, जिस तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, आजकल बहुत स्टेम एजुकेशन की बात हो रही है, क्या हम उस हवाले से ठीक ट्रैक पर हैं? क्या आपके बच्चे को साइंस में दिलचस्पी है या वो भी साइंस से भागता दौड़ता ही है और जान छुड़ाता है साइंस से? इस पर हम बात करेंगे। हमारी फ़ोन लाइन्स खुली हुई हैं जी, आप अपना इज़हार कर सकते हैं। और ये जो चांद पर जाने का जो ये भारतीय जो मिशन था चंद्रयान 3, ये 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और चांद पर पहुंचने में इसको लगे 40 दिन। और चांद के जनूबी हिस्से में पानी की तलाश जो है वो सबसे अहम इसका जो हदफ था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कामयाबी के साथ उतर गया है, लैंडिंग उसने कर दी है और भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया है। बिल्कुल। और अब आने वाले दिनों में जाहिर है जो जितने भी जो ममालिक हैं वो इसके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिशें करेंगे। अमेरिका, नासा वासा सब इंडिया की तरफ अपने प्रपोजल्स भेजेंगे, इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती के, सलाम दुआ के कि भाई हमारे इंडिया का नाम एक बड़ी ताकत के तौर पर आ जाएगा ना दुनिया के सामने कि यस ये स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, इन्होंने काम किया और चांद पर पहुंचा है। बिल्कुल। मैं अभी ये चीज़ सोच रही थी कि जिस तरह हम अक्सर ये बात करते हैं कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते में अपनी हेजेमनी बरकरार रखना चाहता है। वो कहते हैं भाई दुनिया में हो लेकिन इस खित्ते में तो खास तौर पर मैं नजर आऊं। तो उसकी वजह से उसको चाइना से है बड़ी अच्छी खासी इख्तिलाफात और बड़ी प्रॉब्लम। चाइना को वो कंटेन करना चाहता है इस खित्ते में, वो नहीं चाहता कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पर काबिज हो जाए। तो मैं सिर्फ यहाँ अभी बैठ के ये सोच रही थी कि जहाँ इंडिया ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है साइंस के मैदान में, बाकी तो गुरबत उस मुल्क में भी कोई कम नहीं है, लेकिन साइंस के मैदान में अगर इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी दुनिया को दिखा दी है, खासतौर पर अमेरिका ने भी देख ली है, तो वो अलग बात है कि कोलैबोरेशन वो भी इंडिया के साथ करना चाहेगा, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं दोनों। लेकिन चाइना बैठ के अभी इस वक्त ये सोच रहा होगा कि अभी तो हम एक को निपटा रहे थे, एक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो अब दूसरा भी आ गया है मैदान में और दूसरे को भी अब दूसरे के साथ अब कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जाहिर है दोनों किस तरह से हैंडल करना है, क्या करना है, ये इसमें बड़ी सियासत भी इन्वॉल्व है। सियासत इन्वॉल्व है, वेपनरी इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स सियासत हमारे यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। अब 1962 में पाकिस्तानी साइंसदानों ने सिर्फ 9 महीने में रेबर 1 रॉकेट का कामयाब तजर्बा किया था और लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम सिर्फ जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, मवासलाती सैटेलाइट्स हैं, उन तक ही महदूद हो गया था और हम बस बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाने पर इसरार कर रहे थे और दुनिया खला में अपने मिशन भेज रही है अब। और हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट जिसकी होनी थी, सुपार्को जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर अब्दुल सलाम उसके पहले जो है वो रूह रवां थे, उस इदारे को लीड कर रहे थे, भाई नोबेल प्राइज विनर थे आपके, और फिर उसके बाद साइंस में उनका लोहा दुनिया ने माना, हमें कहने की क्या ज़रूरत थी, दुनिया ने प्रायोरिटीज़ बदल गई हमारी और हम फिर आ गए जी अमेरिका और अफगानिस्तान और रूस और इसकी जंग के चक्कर में। तो बस फिर जब हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई तो हमने कहा चलो भाई हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते। लेकिन हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, हमारे अपने बजट्स कहाँ हैं, हमारे अपने जो लोग हैं वो कहाँ हैं जो कि इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री क्या कर रही है, हमारा सुपार्को क्या कर रहा है, हमारे तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं, क्या हम सब अपनी फुल कैपेबिलिटी और फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं?
ये नहीं है। बिल्कुल, जो हमारी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री है मिसाल के तौर पे, हम ये तो देखते हैं कि उसने ये कर दिया, फलाने करप्शन कर दी, इतनी कर दी, उतनी कर दी। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है ना, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को भी साथ बिठा लेते हैं, लेकिन हमें कभी ये देखने की तौफीक नहीं हुई है और ना ही हमने कभी उनमें ये एहसास देखा है कि जहां पर हम देख रहे हैं कि 25 मिलियन रुपए का बजट जो है वो पाकिस्तान स्पेस सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसको बनाने के लिए दिया गया है, उससे पहले या उसमें डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। इसी तरह 7 अरब रुपए का बजट जो है वो, तो भाई आके बताएं, सुपार्को के डीजी साहब हों, वो आके बताएं। ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इनकी तनख्वाहें आवाम के टैक्स के पैसे से जाती हैं। इन सबको चाहिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चाहे आपका निगरान हो या इलेक्टेड हो, वो आके इनके साथ बैठे और इनसे सवाल जवाब, वो जो क्वेश्चन आवर का कॉन्सेप्ट था ना, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आवर होना है या होता है या प्रेसिडेंट से होता है, वो इनसे क्वेश्चन आवर हो। ये बताएं भाई, हमने पिछले सालों में या 5 साल का पिछला डेटा हमें बताएं यार, इतना बजट था, इधर इधर लगा, इतनी रिसर्च हुई, उसमें इतनी हम यहाँ से यहाँ आया। बिल्कुल फेलियर्स भी होंगे, जाहिर है। अभी हम जब यार जान से बात कर रहे थे, उन्होंने आखिरी सवाल जब अवैस ने उनसे पूछा कि हम भाई कहाँ जा रहे हैं, कैपेबिलिटी है या नहीं, उन्होंने कहा था चांद पे उतरना इज नॉट अ बिग डील। सिर्फ चांद पे उतरना तो मकसद नहीं हो सकता ना आपका, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो करने वाला होना चाहिए, वो विल पावर होनी चाहिए, प्रायोरिटीज हो आपकी। आपका कितना बच्चा स्कूल से बाहर है, वो नंबर बार बार टीवी पे फ्लैश हो रहा होता है, वो इसलिए नहीं हो रहा होता कि हम सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए कह दें इतना बच्चा स्कूल से बाहर है। भाई उस बच्चे का कुछ मुस्तकबिल है, या तो उसने सड़कों पे भीख मांगना है या उसने इदारों में लग के काम करना है मुल्क के लिए। तो ये आप पे है कि आप, वो नंबर से याद आया, डॉलर 300 पे पहुंच गया। डॉलर 300 से निकल गया है, 300 की ऑफिशियल इंटरबैंक 300 पे आ गया। हाँ, इंटरबैंक है, ऑफिशियल नंबर, ओपन मार्केट तो छोड़ देना, अभी ओपन मार्केट में तो 320 तक चल रहा है भाई। कल तो 320 तक भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब का मुझे नहीं पता। कराची में आपके 321, किसी ने मेरी ट्वीट के नीचे कमेंट किया, मैंने 321 दा। चले कोई बात नहीं, ऐसे तो होता है। चलो मिल तो गया ना भाई, भारत चांद पे पहुंच गया तो क्या हुआ, जन्नत में हम भी पहुंचेंगे। वज़ीर वक्फा लेते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सबसे सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब जरा मौसीकी की बात कर लेते हैं। और आज यानी कि 24 अगस्त सालगिरह का दिन है पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकार सज्जाद अली साहब का। सज्जाद अली साहब बचपन से गुलकारी कर रहे हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला भी म्यूजिकल थे। जी ऐसे ही था बिल्कुल। लेजेंड जी, लेजेंड। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मौसीकी का एल्बम जो है वो रिकॉर्ड कर दिया था। और ट्रेनिंग उनकी मौसीकी की बड़ी ज़बरदस्त थी। और सज्जाद अली साहब को हम सालगिरह मुबारकबाद कहें, यहाँ से आगाज हुआ था सज्जाद। 1966 में पैदा हुए थे वो। और उनके भाई वकार अली, वो भी बड़ा अच्छा म्यूजिक करते हैं वैसे। हाँ, उनकी बेटी अब तो ज़ौ अली जो हैं, वो जब मैदान में आई तो उन्होंने भी अपना एक तरह से अपने वालिद साहब के साथ भी कुछ परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसको कि बड़ी पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस समझा गया उस वक्त ऑडियंसेस की तरफ से। ये तो था जी उनका एक तरीके से इब्तिदाइया आगाज जी, मीडिया में आगाज उनका, गायकी के दौर का आगाज। बावरी चकोरी वैसे गाना भी बड़ा जबरदस्त है, कतील शिफाई साहब ने लिखा, बड़ा मशहूर भी है, लोग सुनते हैं और बहुत शौक से सुनते। तो अब फिर इसके बाद एक अगला फेज आया। हाँ, एक अगला फेज आया भाई, 1993 में। बिल्कुल, जब हम जरा छोटे थे। लेकिन ये है कि वो जो यंगस्टर्स अच्छे खासे छोटे थे, बिल्कुल अच्छे खासे छोटे थे, लेकिन वो जो यंगस्टर्स का दौर था यूनिवर्सिटी। मैं बता दूं मैं किस क्लास में था। हाँ। लोगों को पता चल जाएगी मेरी उम्र, पता चलती रही। वो तो बताई होगी आपने अभी तक। मेरा ख्याल है जितना हम ब्लंट है। 1993। अच्छा, मैं मैट्रिक में था उस वक्त। अच्छा। और उस वक्त एक एल्बम आया जिसका नाम था बेबिया। और वो बेबिया जो एल्बम था उसने तबाही मचा दी जनाब। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के बाद बेसिकली वो एक गाना था खालिद का, अल्जीरियन सिंगर था। जी हाँ, दीदी गाने को उन्होंने जो है वो बेबिया कर दिया। लेकिन बेबिया एल्बम का एक गाना कमाल था, एक गाना कमाल। चीफ साहब भी इसी एल्बम का था? नहीं, चीफ साहब उसके बाद वाली का था। तो बेबिया में जो इतने गाने आए थे, तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, कुछ लड़कियां देखें मुझे, और उसके बाद तुम्हें प्यार नहीं है का इंग्लिश वर्जन, और ये बेबिया, ओ हो भाई बेहतरीन गाने। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरना मचा, और पता नहीं कौन कौन से शदीद ज़बरदस्त गाने उन्होंने बनाए। और ये एक नया दौर शुरू हुआ सज्जाद अली साहब का। और फिर उसके बाद सज्जाद अली साहब जो है वो तो वहीं चले गए, और फिर उसके बाद एक और दौर शुरू हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त मेलोडीज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़। हैप्पी बर्थडे जनाब सज्जाद अली साहब। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपको कहेंगे कि हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे
सवेरे पाकिस्तान।